present the following profit and loss account in a suitable form for analysis and show the following items: cost of sales, net sales, gross profit, operating expenses, administrative expenses, operating profit, net profit before tax and profit after tax. Okay, profit and loss account for year ended 30th June 2008. Opening stock, purchases net. Net means they have already deducted purchase returns. Return outward जिसको कहते हैं ना स्टूडेंट्स, वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है. Purchase returns has been already deducted. Carriage inward, wages, salaries, office rent, rates and taxes, traveling expense, insurance, advertising, bad debts, discount, general expenses, postage, depreciation, plant and machinery, furniture. That means depreciation on plant and machinery and furniture. Audit fees, loss on sale of furniture, taxes, net profit. Sales less returns, closing stock, interest on investment. Here they have said present the following profit and loss account in a form suitable for analysis. Students, अभी हमको vertical format बनाना है. Okay, I'm not talking about management accounts. As per the Companies Act, Schedule 3 also says that. Schedule 3 की बात कर रहा हूँ मैं. Schedule 3 says that, और Schedule 3 specifies vertical format of income statement. Students, vertical format for फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स हम लोग P&L और बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं. ओके, सो व्हेन वी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विथ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. तो कंपनीज एक्ट में भी अब स्टूडेंट्स वर्टिकल फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का भी और P&L का भी. और ये मैनेजमेंट अकाउंट जो सब्जेक्ट है ना, ये तो पास्ट मैनी ईयर्स से वर्टिकल फॉर्मेट ही बनाया जा रहा है. ओके, नाउ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 ऑल्सो स्पेसिफाइज वर्टिकल फॉर्मेट. तो अब हर कंपनी, लिमिटेड कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट, दे ड्रॉ वर्टिकल फॉर्मेट स्टूडेंट्स. ओके, नाउ बिफोर ड्रॉइंग दे हैव गिवन अस हियर, यहाँ पे देखो हमको उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको कहते हैं टी फॉर्म. जनरली जो हम अकाउंट्स में बनाते हैं फर्म के लिए, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए ना, इसको टी फॉर्म कहा जाता है. डेबिट क्रेडिट, इसको टी फॉर्म कहा जाता है स्टूडेंट. सो जनरली टी फॉर्म इज ड्रॉन. नाउ अंडर मैनेजमेंट अकाउंट्स इन ऑल द चैप्टर्स विल डील विद वर्टिकल फॉर्मेट. तो ये जो हमको टी फॉर्म दिया है ना, इसको कन्वर्ट करना है एक्चुअली. ओके, दिस ऑल ट्रांजैक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दीज ऑल आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्रेडिट में, इन सबको हमको कन्वर्ट करना है टू द वर्टिकल फॉर्मेट स्टूडेंट्स. नाउ बिफोर आई ड्रॉ वर्टिकल फॉर्मेट स्टूडेंट्स, सी फॉर्मेट इज सिंपल. शुरू में 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, नॉट डिफिकल्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी बनाया नहीं है तो नया लगेगा वो. बट आफ्टर 3-4 क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. अच्छा, बिफोर आई ड्रॉ दैट वर्टिकल फॉर्मेट स्टूडेंट्स, एक बात हमको ध्यान रखनी है. कंपनी में ना हमेशा ध्यान रखना कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं. ऐसा सिंपल वर्ड्स में, एक आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है. ओके, एक आप कह सकते हैं आपका ऑफिस होगा जहाँ पे सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है स्टूडेंट्स. आप कह सकते हैं एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है और एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है. जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं. प्रोडक्शन किस में होगा? जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है स्टूडेंट्स. अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो यू वोंट हैव अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ठीक है, प्रोडक्शन इंडिकेट्स कि कुछ प्रोडक्शन होता है, बनता है वहाँ पे वो कंपनी में स्टूडेंट्स. ओके, सो प्रोडक्शन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री. सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब डील्स विद फैक्ट्री. फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी काम होगा, ओके, उसकी देखभाल कौन करेगा? दिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल डील विद दैट फैक्ट्री स्टूडेंट्स. ठीक है, तो फैक्ट्री में जो भी खर्चा होगा, हु विल डील विद दिस ऑल एक्सपेंसेस? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपका. ठीक है, देन
ऑफिस जैसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज बैक ऑफिस हम लोग ऐसे कह देते हैं ना स्टूडेंट्स। सेल्स तो फिर भी कस्टमर, सेल्स डिपार्टमेंट तो इनका कस्टमर से इंटरेक्शन होता है। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे आपके हैं कि जो कस्टमर से आपको कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो हम शॉर्ट में कह देते हैं उसको ऑफिस। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑफिस में क्या होगा, जितने ऑफिस से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है आपका स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा दैट इज ग्रुप्ड एज ऑफिस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सेल्स ऐसा डिपार्टमेंट जो सेल्स से कनेक्टेड है, कस्टमर से कनेक्टेड है, दैट इज व्हाट इज योर सेल्स। एंड फाइनली फाइनेंस। ओके, ये लेन देन की बात करता है। फाइनेंस का सिंपल मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, पैसा आएगा जाएगा, वो उसका देखभाल कौन करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ पे किसको कितना देना है, खर्च करना है। ओके, दैट इज डेल्ट विद फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसा आएगा तो ये सब अपनी अपनी मांग रखेंगे ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा आई नीड सो एंड सो मनी, ऑफिस डिपार्टमेंट अपने खर्चे की मांग करेगा, सेल्स अपने खर्चे की मांग करेगा। ओके, सो फाइनेंस डिपार्टमेंट डील्स विद व्हाट, दे हैव टू कलेक्ट फंड्स, उनको पैसा जमा करना है, एंड एज पर द बजट वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट दैट फंड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दीज थ्री डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये काम है स्टूडेंट, ये कस्टमर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, सो प्रोडक्शन, सी आई एम नॉट सेइंग इट डायरेक्टली कनेक्टेड विद कस्टमर, टू एन एक्सटेंड यू कैन से हाँ चलो कस्टमर से कनेक्टेड। इन व्हाट फॉर्म स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तभी तो कंपनी का सेल्स बढ़ेगा। ओके, कंपनी का नाम होगा स्टूडेंट्स। सो आई एम नॉट सेइंग इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद कस्टमर, बट सम व्हाट यू कैन से हाँ इट इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू कस्टमर। ऑफिस स्टूडेंट्स, अगर आपका ऑफिस स्टाफ है, कभी कभार ऐसा हुआ स्टूडेंट्स, कभी कोई कस्टमर या कोई भी आता है तो आपके ऑफिस में ऑफिस डिपार्टमेंट से उनको रिस्पांस अच्छा मिलेगा। जो भी इनकी क्वेरीज़ वगैरह हैं, डिमांड वगैरह है, प्रॉपर टाइम पे वो क्वेरीज़ वगैरह सॉल्व होंगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगा उनका, सो कस्टमर माइट बी सेटिस्फाइड। सेल्स ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, सेल्स स्टाफ तो कस्टमर से डायरेक्ट इसका इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। फाइनेंस जैसे मैंने कहा, कस्टमर से इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसका एक ही काम है, पैसे जमा करना है। जो पैसे जमा हो गए हैं वो क्या करना है स्टूडेंट्स, ये बिटवीन थ्री डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट्स। ओके, सो बिफोर वी ड्रॉ दैट वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, चार मेजर डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्रोडक्शन, एक ऑफिस, सेल्स और फाइनेंस। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है ना, तो सेम वे देखो डेबिट साइड पे सब एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है ना, तो ये एक्सपेंस को हमको यही करना होगा। एक्चुअली ऑल दोज एक्सपेंसेस आइदर दे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन और दे आर रिलेटेड टू ऑफिस और इट कैन बी रिलेटेड टू सेल्स या तो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट। मतलब जितने एक्सपेंस मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिए गए, राइट फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक टिल टैक्सेस, नेट प्रॉफिट इज नॉट एक्सपेंस, ये तो आपकी बचत है ना स्टूडेंट्स, ये आपका प्रॉफिट है। ओके, सो राइट फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक टिल टैक्सेस स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है ना, वो जो जितने एक्सपेंस दिए ना, या तो मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसको डालना होगा, लिखना होगा, या ऑफिस में लिखना होगा उसको, या सेल्स में लिखना होगा, या फाइनेंस में। सो बेसिकली हमको ये करना है वर्टिकल फॉर्मेट व्हेन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वर्टिकल फॉर्मेट बनाना है स्टूडेंट्स, सो प्लीज रिमेंबर हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो हमें खर्चे दिए हैं ना डेबिट साइड पे स्टूडेंट्स, राइट फ्रॉम द फर्स्ट टिल द लास्ट एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे हमको ना एक्चुअली क्या करना है, आइदर प्रोडक्शन में या ऑफिस या सेल्स या फाइनेंस में उसको रिकॉर्ड करना है। इनकम साइड पे जो भी ट्रांजैक्शन होगा स्टूडेंट्स, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, दीज आर नॉट रिलेटेड टू एनी डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स। ओके, ऑल दो आप कह सकते हो सर सेल्स डिपार्टमेंट है ना, तो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड हुआ। नो स्टूडेंट्स, सेल्स मैंने जैसे कहा ना, फाइनेंस का काम क्या है, पैसा जमा करना स्टूडेंट्स, है ना। वो पैसा मेनली कहाँ से आएगा, विल डिस्कस इन बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, बट टाइम भी इन स्टूडेंट्स, मेजर रेवेन्यू आपका पैसा कहाँ से जमा होगा, सेल्स से जमा होगा ना। तो यू कांट से कि सेल्स इज कनेक्टेड टू प्रोडक्शन, ऑफिस, सेल्स, फाइनेंस। सेल्स तो आपके लिए क्या है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से तो असल पैसा आना है आपके बिजनेस को स्टूडेंट्स। सो प्लीज नेवर से कि सेल्स है ना, तो सर ने कहा था सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स विल गो टू सेल्स डिपार्टमेंट, नॉट दैट वे स्टूडेंट्स। ये तो कंपनी का, ये ऑर्गेनाइजेशन का, ये फर्म का तो मेजर रेवेन्यू यहाँ से आता है स्टूडेंट्स, मेजर इनकम यहाँ से होता है। ठीक है, पैसा आने का जो जरिया है ना, बेस है फॉर दिस कंपनी सेल्स,
सेल्स होगा स्टूडेंट्स तभी तो प्रोडक्शन का आप खर्चा उठा सकते हैं, ऑफिस का खर्चा उठा सकते हैं। सेल्स नहीं है, जीरो है, तो आप सैलरी वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफिस का आएगा, वो कैसे पे करोगे? तो यू कांट से सेल्स इज कनेक्टेड ओनली टू सेल्स डिपार्टमेंट। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ऑल्दो आई सेड क्या सेल्स डिपार्टमेंट जितना अच्छा काम करेगा स्टूडेंट्स, जितना एफिशिएंटली काम करेगा, जितने अच्छे से काम करेगा, कंपनी के सेल्स को फर्क पड़ेगा, नो डाउट अबाउट दैट। ओके स्टूडेंट्स, बट स्टिल यू कांट से कि ये सेल्स जो है सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ योर इनकम रेवेन्यू स्टूडेंट्स, और यही रेवेन्यू तो यहाँ पे बटता है स्टूडेंट्स, है ना। जो पैसा आपके पास आता है एज अ सेल्स ना, तो सेल्स में से ही तो आप सबको पैसा देते हैं। क्रेडिटर्स से मटेरियल खरीदा था, मतलब वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया, है ना। मटेरियल कहाँ पे काम आता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो क्रेडिटर्स से हमने मटेरियल्स लिया था, सप्लायर्स से जो मटेरियल लिया था, वो हमको पेमेंट के काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सेल्स से आएगा। ओके, मेरे पास ह्यूज ऑफिस स्टाफ है स्टूडेंट्स, मेरा अकाउंटेंट है, ओके, और भी डिफरेंट स्टाफ है, क्लरिकल वर्क्स करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो उनका सैलरी मैं कब दूंगा? जब मेरा सेल्स आएगा, सेल्स से जो रेवेन्यू होगा, आउट ऑफ दैट आई विल पे देम। सेल्स डिपार्टमेंट खुद स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो मेरा सेल्स स्टाफ होगा, जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे मेरे स्टूडेंट्स, ओके, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होंगे जो भी मेरे, उनकी सैलरी वगैरह कैसे दूंगा मैं? जब सेल्स से मुझे रेवेन्यू आएगा। आगे सर में तो सेल्स नेवर से कि डायरेक्टली जब सेल्स डिपार्टमेंट से कनेक्टेड है। सेल्स तो यू कैन से फॉर्म द बेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स। सेल्स होगा, रेवेन्यू होगा, पैसा आएगा, तो आप ये सब काम कर सकते हैं। नहीं तो भैया जब सेल्स ही नहीं है तो बंद करो और घर जाओ, एज सिंपल एज दैट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर हमको क्या करना है स्टूडेंट, शॉर्ट में जो हमें ये P&L अकाउंट दिया है, ये P&L अकाउंट राइट फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक टिल टैक्सेस, ये जितने खर्चे हमको दिए हैं, एक्सपेंस दिए हैं, वी हैव टू डू नथिंग बट वी हैव टू classify all those expenses or bring all those expenses either under production या ऑफिस या सेल्स या फाइनेंस में। ओके, ये चारों में से एक डिपार्टमेंट में वो एक एक खर्चा जाएगा। ओके, सो नाउ आई स्टार्ट ड्राइंग वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट स्टूडेंट्स। अभी मैं बनाता हूँ वर्टिकल फॉर्मेट, आप भी स्टूडेंट्स मेरे साथ में साइमल्टेनियसली बना सकते हैं। बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी, बहुत आसान, एकदम आसान है। जैसे मैंने कहा प्रोडक्शन होगा तो सॉरी, इफ़ यू आर ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। बट आपका ट्रेडिंग बिजनेस स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है इसमें? मैन्युफैक्चरिंग में मतलब जो बाय रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स को आप कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में बाय अप्लाइंग सम प्रोसेस, है ना। आपका लेबर, मशीन वगैरह लगेगी और वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन यू मेक सेल्स, है ना। सो कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। बट बहुत जगह ट्रेडिंग बिजनेस होता है। ट्रेडिंग बिजनेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है मेरा, मेरा काम ही क्या है? फिनिश गुड्स खरीदता हूँ, सुनो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिनिश गुड्स खरीदता हूँ और फिनिश गुड्स ही बेच देता हूँ। ओके, आई एम नॉट इन मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हूँ तो ऑब्वियसली फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होगा। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना ही है, मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपका मेजर बिजनेस है क्या? गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना। सेल फोन खरीदता हूँ, रेडी सेल फोन स्टूडेंट्स, बी इट एनी ब्रांड, और वो सेल फोन में बेच देता हूँ। सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट अ ट्रेडिंग बिजनेस। बट सेल फोन खुद बनाता हूँ फिर बेचता हूँ, तो देन यू कैन से इट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आगे स्टूडेंट ऐसे कभी कभी स्टूडेंट सर्विस, आपका काम सर्विस से रिलेटेड है, यू आर नॉट इन ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो स्टूडेंट्स, सर्विस लेते हो, यू रिसीव सर्विस एंड यू प्रोवाइड सर्विस, दैट्स ऑल, ये आपका बिजनेस है, पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा स्टूडेंट्स आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट्स होते हैं ना, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आपने सुना होगा। मैनेजमेंट कंसल्टेंट का क्या काम है स्टूडेंट्स? वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है ना, वो कोई गुड्स बेचता खरीदता नहीं है, वो कोई गुड्स बनाता नहीं है स्टूडेंट्स। कंपनी को अपने प्रोसेसेस इम्प्रूव करने के लिए, अपने बिजनेस के जितने प्रोसेसेस हैं इम्प्रूव करने के लिए वो लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो कंसल्टेंट का काम क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स। तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता ना, ट्रेडिंग नहीं करता। ओके, तो वी कैन से देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस स्टूडेंट्स, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, या ट्रेडिंग में हो, या सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। हम सेलफोन सर्विस जो यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो, वट एवर सर्विस यू आर, तो वो क्या है स्टूडेंट्स? रिलायंस, एयरटेल के लिए इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री ना स्टूडेंट्स, वो लोग हमको कोई गुड्स नहीं दे रहे हैं। ओके, हमको गुड्स नहीं बेच रहे हैं वो लोग ना, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम हमारा सिर्फ कॉल कनेक्ट कराते हैं वो लोग, है ना स्टूडेंट्स। इफ यू आर यूजिंग एनी सर्विस, एयरटेल का, जियो का, वोडाफोन, एनी सर्विस यू आर यूजिंग, तो उनका काम क्या है? आपका कॉल कनेक्ट
करना है ना स्टूडेंट्स, सो दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो तीन मेजर तरह के बिजनेस होते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विस। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग होगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग में और सर्विस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं हो सकता। ट्रेडिंग में और सर्विस बिजनेस है आपका, ट्रेडिंग बिजनेस है या सर्विस प्रोवाइड करने वाला बिजनेस है आपका, तो उसमें फैक्ट्री तो हो ही नहीं सकती, आप कोई चीज़ बना नहीं रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होगा। तो चार मेजर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, ऑफिस, सेल्स, फाइनेंस। सो वेन एवर वी हैव टू ड्रॉ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ P&L, तो हमको करना क्या है, ईच एंड एवरी एक्सपेंस पढ़ेंगे और डिसाइड करेंगे प्रोडक्शन में जाता है कि ऑफिस में जाता है कि सेल्स में कि फाइनेंस में, बस इतना ही करना है स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तीन मेजर टाइप के आप कह सकते हो बिजनेस होते हैं, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, प्रोडक्ट बना के बेचते हो, ट्रेडिंग मतलब तैयार प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट खरीदते हो, फिनिश प्रोडक्ट बेच देते हो, सर्विस इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सर्विस प्रोवाइड करते हो स्टूडेंट्स। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो तो आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, ज़रूरी है, फैक्ट्री होगी आपकी स्टूडेंट्स। हाँ, अगर ट्रेडिंग में हो या सर्विस में हो स्टूडेंट्स, देन इन दैट केस आपका कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होगा, सिर्फ ये तीन डिपार्टमेंट होंगे, ओके। तो मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है, वो एक्सपेंस डिवाइड करना है ना, तो सॉरी एक्सपेंसेस अब क्लासीफाई करना है ना, कहाँ जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग नाउ स्टूडेंट्स। अभी ध्यान से देखो, बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, आप खुद ही अपने आप एक ही बार में समझ जाओगे। वे स्टार्ट विथ ओपनिंग स्टॉक। मैंने क्या कहा, चार तरह के हमारे पास डिपार्टमेंट हैं, प्रोडक्शन, ऑफिस है, सेल्स है और फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ कहा है ये ओपनिंग स्टॉक किस चीज़ का है स्टूडेंट्स, नहीं ना स्टूडेंट्स, बट स्टूडेंट्स स्टॉक कहाँ पे हो सकता है, स्टॉक ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन स्टूडेंट्स, ऑल्दो दे हैव नॉट स्पेसिफाइड इट इज ऑफ फिनिश गुड्स है कि रॉ मटेरियल्स है, ऐसा लिखा नहीं है, ओके। सो वेदर इट इज रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, एक तरह से हम ऐसा समझ के चलेंगे प्रोडक्शन से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। राइट नाउ दे हैव नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। और यहाँ लिखा भी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे हैव नॉट सेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एग्जैक्टली FY BCom में या SY, हाँ FY में आई थिंक सो, FY BCom में यू माइट हैव ड्रॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स ऑल्सो स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक कुछ लिखा नहीं है, तो यू विल से कि इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सेम वे परचेजेस किससे रिलेटेड होगा, प्रोडक्शन। कैरेज इनवर्ड किससे रिलेटेड होगा, गुड्स लाने का खर्चा, है ना। कैरेज इनवर्ड मतलब जो आपके गुड्स है या रॉ मटेरियल्स किसी टेम्पो ट्रक में आपके पास आता होगा, तो उसका जो आपने फ्रेट पे किया, दैट फ्रेट इज नोन एज कैरेज इनवर्ड, प्रोडक्शन। वेजेस अगेन स्टूडेंट्स, फैक्ट्री में होता है ना वेजेस, वर्कर्स, वेजेस आप किसको पे करते हैं, वर्कर। और सैलरी लिखा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये सैलरी तो ऑफिस से रिलेटेड है, ऐसे ही देखना, सैलरीज आर रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, वेजेस आर रिलेटेड टू वर्कर्स। तो सैलरी है तो स्टूडेंट देखो सैलरीज आ गया, एम्प्लॉइज से रिलेटेड, तो एम्प्लॉइज मतलब आपका ऑफिस हो गया, हम ऑफिस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स, ओके। नेक्स्ट अगेन देखो, क्लियरली दे हैव यूज्ड द टर्म ऑफिस, तो यहाँ पे तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है, रेट्स एंड टैक्सेस, अगेन ऑफिस स्टूडेंट्स। जैसा आपका ऑफिस है तो ऑब्वियसली वो ऑफिस का पानी का बिल आता होगा या म्यूनिसिपल टैक्स आता होगा स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाट हियर दे डिस्कसिंग, रेट्स एंड टैक्सेस में, तो वो ऑफिस से रिलेटेड है। हाँ, इफ द स्पेसिफाई नहीं कि ये रेट्स एंड टैक्सेस ना फैक्ट्री में एक बिल्डिंग है उसका है, तो स्टूडेंट्स ये प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाएगा। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, सो वी ऑलवेज प्रिज्यूम दैट कि रेट्स एंड टैक्सेस आर कनेक्टेड टू ऑफिस बिल्डिंग। बट फैक्ट्री की भी बिल्डिंग होती है, उसका भी कुछ शेड्स वगैरह होते हैं, है ना स्टूडेंट्स, उसी में तो मशीनरी वगैरह रखी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो अगर दे हैव स्पेसिफाइड, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट में लिखा है कि रेट्स एंड टैक्सेस आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो हम इसको प्रोडक्शन कंसिडर करेंगे। आगे समझ में स्टूडेंट्स, बट यहाँ कुछ नहीं लिखा ना, तो ऑलवेज थ्रू आउट द चैप्टर मैनेजमेंट अकाउंट्स में रेट्स टैक्सेस ऑफिस से समझेंगे हम लोग रिलेटेड है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस स्टूडेंट्स, ट्रैवलिंग कुछ नहीं मेंशन किया है तो सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगा। आपके सेल्स स्टाफ को ही ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ती है ना स्टूडेंट्स, ओके, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए मार्केट में, ओके, जो आपकी कस्टमर्स है उनको समझाने के लिए आपका सेल्स स्टाफ ही उनके पास जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो इट इज़ रिलेटेड टू सेल्स। इंश्योरेंस कुछ कहा नहीं है स्टूडेंट्स, तो ऑफिस में लिखेंगे हम लोग। एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट्स, क्लियरली एडवर्टाइजिंग जितनी अच्छी होगी तो किसको फर्क पड़ेगा, इससे सेल्स को पड़ेगा स्टूडेंट्स, सो विल रिकॉर्ड इन सेल्स डिपार्टमेंट, ये सेल्स में जाएगा। ये मैं आपके रेफरेंस के लिए सब लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ओके। बैड डेट्स क्यों होता है स्टूडेंट्स, जब आप क्रेडिट सेल्स करते हो, है ना स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है ये कि डेटर्स ने आपको अगर पैसा नहीं दिया, क्रेडिट सेल्स किया था,
डेटर्स रेफ्यूज टू पे यू, तो बैड डेट्स हो जाता है स्टूडेंट्स। तो बैड डेट्स किससे कनेक्टेड है? सेल्स डिपार्टमेंट से। आगे सुन में नेक्स्ट दिन डिस्काउंट। स्टूडेंट्स डिस्काउंट किसको देते हैं हम लोग? डेबिट साइड में जो डिस्काउंट होता है कस्टमर्स को देते हैं, क्लाइंट्स को देते हैं। ओके, सो अगेन इट्स रिलेटेड टू सेल्स स्टूडेंट्स। जनरल एक्सपेंस कुछ नहीं मेंशन किया है तो स्टूडेंट्स इट विल बी कनेक्टेड टू ऑफिस। पोस्टेज ऑफिस में ही होगा, है ना, लेटर्स वगैरह भेजना किसी को। ओके, ऑफिशियल लेटर्स, क्या कहेंगे, करस्पॉन्डेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड द फर्म, या बिटवीन द फर्म एंड द कस्टमर, सबसे बिटवीन द फर्म एंड द सप्लायर्स, सबसे आपको लेटर्स वगैरह आपको भेजने हैं, लेने हैं। सो पोस्टेज ऑलवेज रिलेटेड टू ऑफिस। डेप्रिसिएशन ध्यान से देखो स्टूडेंट, प्लांट मशीनरी कहाँ पे होती है? प्लांट मशीनरी तो फैक्ट्री में होती है, तो स्टूडेंट दिस विल गो टू प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, डेप्रिसिएशन फर्नीचर, यू कैन आर्ग्यू के फर्नीचर ऑफिस में भी, सॉरी प्लांट वहाँ प्रोडक्शन में भी हो सकता है, बट स्टूडेंट्स मोस्ट प्रॉब्ली फर्नीचर हमेशा किससे कनेक्टेड होगा? ऑफिस से। ओके, सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट गोज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर होगा तो ऑफिस डिपार्टमेंट में। ऑडिट फी स्टूडेंट्स सीए अपॉइंट करना पड़ता है स्टूडेंट्स, है ना, अगर आपका एक टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो गया। ओके, सो यू हैव टू अपॉइंट अ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको आप ऑडिट फीस पे करते हैं, तो डेफिनेटली रिलेटेड टू ऑफिस स्टूडेंट्स, ऑफिस से रिलेटेड है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आई विल एक्सप्लेन, ये प्रोडक्शन से भी रिलेटेड नहीं है, ऑफिस से भी नहीं है, सेल से भी नहीं है, फाइनेंस भी नहीं है, फिर ये है क्या हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेम विद टैक्सेस, तो स्टूडेंट्स ये दो ट्रांजैक्शन बाकी है, मैं मार्क करके रखता हूँ, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो डेबिट साइड तो हमारा समझ में आ गया होगा आपको कि ऑफिस कैसे डिसाइड करना, प्रोडक्शन कैसे डिसाइड करना, सेल्स कैसे डिसाइड करना। बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, विद इन 1 और 2 क्वेश्चन आप खुद ही समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। ये सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इतना तो हमने समझो स्टूडेंट्स 80% टू 90% तो हमने डिसाइड कर लिया। कुछ ट्रांजैक्शन बचे हैं, बाद में डिस्कस करते हैं, नो नीड टू वरी। नाउ विल स्टार्ट विद ड्राइंग दिस पीएनएल, है ना, ये पीएनएल को हम लोग वर्टिकल फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बनाना है इसका। सो स्टूडेंट्स उसको ऐसे लिखा जाएगा, बेटर पीएनएल नहीं लिखने का। जब भी वर्टिकल फॉर्मेट बनाया जाता है ना, इट इज रिकॉर्डेड एज वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कहते हैं स्टूडेंट्स उसको, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड वहाँ पे था, आई थिंक इट वॉज, लेट मी गो थ्रू, क्या था, 30th जून 2008 स्टूडेंट्स, 30th जून 2008। ओके, सो हमेशा स्टूडेंट्स पीएनएल मत लिखना, इनकम स्टेटमेंट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट लिखना हमेशा स्टूडेंट्स। ओके, देन वी ड्रॉ अमाउंट कॉलम्स बना लेंगे, 2 अमाउंट कॉलम राइट हैंड साइड पे। आप साइमल्टेनियसली मेरे साथ बना सकते हैं, बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, यू कैन स्टार्ट अलोंग विथ मी। पहला क्वेश्चन में मैं आराम आराम से लिखूंगा, आप साइमल्टेनियसली मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं, नो नीड टू वरी। ओके, सो दीज 2 आर अमाउंट कॉलम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अभी पर्टिकुलर्स, मैं एक रुपी सिंबल डाल देता हूँ, मतलब अमाउंट कॉलम है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, फॉर्मेट भी ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स, एज आई सेड आपको मैक्सिमम 2 क्वेश्चन में खुद ही समझ में आ जाएगा, नो नीड टू वरी, बहुत आसान है। आप पूरा पूरा पेज यूज़ करना, ओके, माइट भी सेकेंड पेज पे भी जाएगा सॉल्यूशन, नो नीड टू वरी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉट नेसेसरी कि एक ही पेज पे एडजस्ट करना है आपको स्टूडेंट्स, ऐसा मत करना। क्या कहते हैं, कंजूसी मत करना स्टूडेंट्स, यूटिलाइज योर बुक, हाँ स्टूडेंट्स प्लीज़, क्योंकि इसमें प्रेजेंटेशन ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सारे एक्सपेंस दिए उसको सिर्फ कॉपी करना है ना, टी फॉर्म जो पीएनएल उसको कन्वर्ट करना है वर्टिकल फॉर्मेट में, वर्टिकल स्टेटमेंट में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा था ना, 4 मेजर डिपार्टमेंट,
प्रोडक्शन, ऑफिस, सेल्स, फाइनेंस। अब अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट्स, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा होता है ना स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड मतलब जो फैक्ट्री में खर्चा होता है, वर्टिकल स्टेटमेंट में इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है स्टूडेंट्स, एक हेडिंग आएगी जब मैं बनाऊंगा वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये टर्म से ही मतलब समझ जाओ स्टूडेंट, मतलब ऐसे खर्चे जो गुड्स से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। सो उन सबको, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ना, उसके सारे खर्चे कौन से हेडिंग में आएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा है, वो स्टूडेंट्स कहाँ पे जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री, और फैक्ट्री के खर्चे कौन से हेडिंग में लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, सो नाउ आई स्टार्ट। ये हमारा फॉर्मेट था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। पहले हमेशा स्टार्ट करना सेल से। किससे स्टार्ट करना है, जो आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। सेल्स होता है आपका मेजर रेवेन्यू स्टूडेंट्स। तो सेल्स हमको दिया था और कुछ रिटर्न्स भी था, सेल्स रिटर्न भी था, तो रिटर्न्स तो हम माइनस करते हैं, तो विल सबट्रैक्ट हियर। फाइनेंशियल अकाउंट्स में भी माइनस किया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंट्स में भी उसको माइनस ही करेंगे स्टूडेंट, ऐसा कुछ दूसरा इफेक्ट नहीं देना है उसको, सेम वे। तो सेल्स कितना था स्टूडेंट्स, 20 लाख, और रिटर्न्स कितना था, 5000। तो द सेम अमाउंट आई विल कॉपी हियर स्टूडेंट। मैं यहाँ पे ये सेम अमाउंट कॉपी करूंगा, कुछ नया नहीं करेंगे। सो दिस इज 20 लाख and sales return was how much students, 5000. So net answer to the outer column, 19,95,000. that's what was given in P&L also students, amounts हम वही लिख रहे हैं, 19,95,000. तो पहला हमेशा किससे स्टार्ट करने का, वर्टिकल फॉर्मेट स्टूडेंट्स, कि आपका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, इनकम, फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसा कहाँ से आएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपकी इनकम कहाँ से आएगी मेजर। जो भी आपका बिजनेस है स्टूडेंट्स, वो बिजनेस से आपको मेजर इनकम आएगा। अभी यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं है कि क्या चीज़ बेचता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, उसका मोबाइल फ़ोन का बिजनेस है स्टूडेंट्स। ओके, तो मोबाइल फ़ोन खरीदता है, बेचता है, तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू उसका क्या होगा, मोबाइल बेचने से जो पैसा आएगा। ओके, दैट इज मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो हमेशा उसी से स्टार्ट करना स्टूडेंट्स। उसमें कुछ रिटर्न्स होगा तो ऑलवेज डिडक्ट दैट। तो रिटर्न्स था, क्वेश्चन में दिया था, हमने माइनस कर लिया। ओके, सो वी ऑलवेज फर्स्ट स्टार्ट विद सेल्स। सेकेंड स्टूडेंट्स, इसमें से हमेशा सब्ट्रैक्ट करना COGS। मैंने कहा ना, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो हम माइनस करेंगे। इसको हम लोग नेट सेल्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये है ना 19,95,000, इसको नेट सेल्स कहा जाता है। देन स्टूडेंट्स, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ऐसे खर्चे जो गुड्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टूडेंट्स। तो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं भी आपका, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो नहीं होगा आपका, बाइंग सेलिंग ही है स्टूडेंट्स। तो सेल फोन आप खरीदते हो और बेचते हो, तो सेल फोन खरीदने के जो भी खर्चे हैं, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। If you're producing a cell phone, मैन्युफैक्चरिंग अ सेल फोन, तो मैन्युफैक्चर करने का जो भी खर्चा यहाँ लिखेंगे। ओके, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, सेल फोन खरीदते हो, बेचते हो, ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो सेल फोन खरीदने से कनेक्टेड जो भी खर्चे हैं, सेल फोन का अपना प्राइस जो आपने पे करके खरीदा, प्लस उसके ऊपर जो भी खर्चा किया, वो सब यहाँ लिखा जाएगा। आगे सुन में स्टूडेंट्स, सो गुड्स से रिलेटेड जो खर्चे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड जो है, वो सब कुछ यहाँ लिखा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ओके स्टूडेंट्स, सो विल स्टार्ट एक एक करके। जहाँ जहाँ मैंने एक्चुअली प्रोडक्शन लिखा था ना, वही आप सब, वही सारे एक्सपेंस गुड्स से कनेक्टेड है। ओपनिंग स्टॉक, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, यार ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स की बात हो रही है, रॉ मटेरियल्स लिखा नहीं है स्टूडेंट। देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग तो लिखा नहीं है उन्होंने, तो इट कैन बी रॉ मटेरियल, आई डोंट से इट इज नॉट रॉ मटेरियल, बट स्पेसिफाई नहीं किया है, तो चलो ठीक है, हम ऐसा सोच लेते हैं कि वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ही है, तो ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस। नाउ स्टूडेंट, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि स्टूडेंट्स, ये क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है, किसका, सॉरी, ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी। ओके, नथिंग इज सेड स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, इतना ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आई विल डू, मैं ऐसा मेंशन नहीं करूंगा कि फिनिश गुड्स है कि रॉ मटेरियल। क्वेश्चन साइलेंट है कि वो रॉ मटेरियल है कि फिनिश गुड्स, तो हमको भी साइलेंट रहना है। आगे समझ में स्टूडेंट, सिंपल वर्ड्स में, अगर क्वेश्चन खामोश है, वो कुछ कहता नहीं है,
क्वेश्चन डजंट सेज एनीथिंग वेदर इट इज रॉ मटेरियल के फिनिश गुड्स, सो बेटर हम लोग भी खामोश रहें, साइलेंट रहें, जैसा दिया है बस वो कॉपी कर लो स्टूडेंट्स, है ना। हमें एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, टू बी फेयर स्टूडेंट्स, ठीक है। जो चीज़ मेंशन नहीं की है तो अपनी तरफ से कुछ ऐसा अजम्पशन मत करो। बेटर उन्होंने ओपनिंग स्टॉक का है ना, तो ठीक है ओपनिंग स्टॉक, मैं भी जस्ट ओपनिंग स्टॉक ही लिखूंगा। किसका है, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, मुझे पता नहीं, तो आई विल राइट ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था स्टूडेंट, ओपनिंग स्टॉक 45,000। देन परचेजेस, ये भी कैरेज इनवर्ड भी, वेजेस भी स्टूडेंट्स, ये चारों खर्चे किससे रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स मैं अपना कैल्सी ले लूँ, सॉरी मैं कैल्सी हाथ में लेना भूल गया था, नाउ इट इज रिक्वायर्ड। ओके नाउ स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक दिया है, अगेन आई रिपीट, उन्होंने कहा नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है, फिनिश गुड्स का है, तो स्टूडेंट्स हम भी साइलेंट रहेंगे, जो चीज़ जैसी दी है बस वो कॉपी कर लेंगे। सो ओपनिंग स्टॉक 45,000। परचेजेस है, परचेज ऑफ गुड्स की बात हो रही ना, तो गुड्स के हेडिंग में लिखेंगे। परचेजेस कितना कहा उन्होंने, 15 लाख है स्टूडेंट्स, हाँ वो ओके। फिर उसके बाद क्या था स्टूडेंट्स, कैरेज था कि वेजेस था, नेक्स्ट आइटम वो कैरेज इनवर्ड था, ओके। तो कैरेज इनवर्ड मतलब स्टूडेंट्स गुड्स आपके पास लाने का खर्चा, आपने भले रॉ मटेरियल खरीदा, आई डोंट नो व्हाट इट इज, ओके, या फिनिश गुड्स खरीदा, तो सप्लायर के घर से, उसके शॉप्स के, उसके फैक्ट्री से अपने घर, अपनी शॉप, अपनी फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, दैट इज कैरेज इनवर्ड, 5,000, ओके स्टूडेंट्स। देन कैरेज इनवर्ड के बाद क्या दिया था, वेजेस, तो वर्कर्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स, दैट वाज आई थिंक 30,000। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 45, 15 लाख, 5,000, 45, 15 लाख, 5,000, 30,000। तो देखो चारों मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो बेटर हम स्टार्टिंग में जब रीड करें ना, जब भी सोच लेने का स्टूडेंट्स कौन सा एक्सपेंस कहाँ जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, वही तो हमारा फोकस है स्टूडेंट्स, है ना। इसके लिए पहले डिसाइड कर लेने का, फिर बाद में आपको सिर्फ वो हेडिंग्स में लिखते जाना है, बड़ा आसान है। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा ओपनिंग स्टॉक मैंने कहा प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स फिर क्लोजिंग स्टॉक भी किससे रिलेटेड होगा, प्रोडक्शन से ही रिलेटेड होगा ना स्टूडेंट्स। ओपनिंग स्टॉक अगर आप प्रोडक्शन में लिख रहे हो, गुड्स से रिलेटेड है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स से रिलेटेड जो खर्चे हैं वहां पे लिखो। मैं खर्चों की बात कर रहा हूँ, इनकम की नहीं, इनकम तो सेल्स था वो हमने ऑलरेडी लिख लिया। तो स्टूडेंट्स आप क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये भी कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो मैं यहाँ पे आऊंगा एंड आई विल राइट। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट्स कहाँ पे दिया है, क्रेडिट साइड पे, ये सब डेबिट है ना स्टूडेंट्स, ये सब डेबिट था, अब क्रेडिट साइड पे दिया है ना स्टूडेंट्स, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लोजिंग स्टॉक मेरा मुझे माइनस करना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे दिया है आपको स्टूडेंट्स, okay, so less closing stock, whatever the amount here it was given, it was 70,000, 70, तो मैं closing stock यहाँ पे लिख लूंगा 70,000। That's all, प्रोडक्शन से रिलेटेड और कुछ नहीं है, या गुड्स से रिलेटेड और कोई खर्चा नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका नेट आंसर 45,000 प्लस 15 लाख प्लस 5,000 प्लस 30, बट माइनस करना 70,000, तो स्टूडेंट्स आउटर कॉलम में हमको आंसर आएगा 1510, 15 लाख 10,000, तो ये माइनस करो, सेल्स मिल गया हमको डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स, और ये खर्चे भी ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स। तो ये पार्ट यहाँ से सेल्स से लेके यहाँ तक स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने लिखा है सब गुड्स से कनेक्टेड है आपके, ओके। तो ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू गुड्स से आया, और आपने गुड्स के ऊपर जो जो खर्चा किया वो हमने किया, एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों किया, बिकॉज ऑल दीज आइटम्स क्या है स्टूडेंट्स, ये ऑल दीज आइटम्स क्या है, ये डेबिट है ना, ये अकेला क्रेडिट है। सो डेबिट और क्रेडिट साथ में थोड़ी लिखा जा सकता है, दोनों ऑपोजिट है ना स्टूडेंट्स। तो अगर ये सब डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये ऑपोजिट है, इसके लिए मैंने माइनस करके लिखा उसको स्टूडेंट्स। तो ये सब ऐड किया, 45, 15 लाख, 5, 30 माइनस 70, सो आई गॉट दिस आंसर। तो अभी 19 लाख 95 से माइनस कर लो इसको, so we get 4,85,000 students, 4,85,000, this is nothing but our gross profit students। हमेशा ध्यान रखना, सेल से जब भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो दिस इज योर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू,
मतलब वो गुड्स हैं, जो भी तरह आपका बिजनेस है, जो भी गुड्स आप बेचते हो, वो गुड्स को लाने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए जो भी खर्चा हुआ था वो मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये गुड्स का रेवेन्यू, ये गुड्स का एक्सपेंस, नेट आंसर इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अभी खत्म नहीं हुआ स्टूडेंट्स स्टेटमेंट, अभी ऑफिस एड बाकी है ना, ये तो प्रोडक्शन तक हम लोग आए, अभी ऑफिस एक्सपेंस हमारे बाकी है स्टूडेंट्स। सो उसको स्टूडेंट देखो कैसा लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करके नहीं लिखने का स्टूडेंट, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके। मतलब ये खर्चे, ऑपरेटिंग का मतलब क्या, जरूरी खर्चे, खर्चे तो ये भी जरूरी है स्टूडेंट्स, नो डाउट अबाउट दैट। मतलब आउटसाइड फैक्ट्री, आउटसाइड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खर्चे हैं आपके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं ऑपरेटिंग, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह लिखा जाएगा बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए स्टूडेंट्स। ऑफिस तो होना चाहिए ना, कहाँ पे कौन आपको कौन कैसे कांटेक्ट करेगा, कुछ आपका कुछ एस्टेब्लिशमेंट, भले रेंट पे हो वो, आपका खुद की जगह, खुद का ऑफिस नहीं हो, बट कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए ना स्टूडेंट्स सबके साथ में स्टूडेंट्स, वो रिलेशन बनाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका किसी को पता ही नहीं, ऐसा तो बिजनेस में नहीं चलेगा। तो समवेयर यू हैव टू मेंटेन अ सम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ आपका परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, भले वो रेंट का हो, बिजनेस में ऐसा होता है भले रेंट का हो स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट एन इश्यू। तभी तो आपके पास कोई आएगा इंक्वायरी के लिए स्टूडेंट्स, वट एवर। ओके, तो बिजनेस के लिए होना जरूरी है ना, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमको बिजनेस मेंटेन करना है तो कुछ खर्चे जरूरी हैं, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज अ सिंपल मीनिंग। ये तो गुड्स से रिलेटेड है, ये भी जरूरी है ऑब्वियसली, अगर गुड्स बेचना है तो पहले खरीदना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट्स, एज सिंपल एज दैट। तो ये भी खर्चे जरूरी हैं स्टूडेंट्स, ये अवॉइड नहीं कर सकते। तो हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ, ये माइनस होता है स्टूडेंट्स, है ना, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसमें पहला लिखा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, हमेशा स्टूडेंट्स पहला क्या लिखेंगे हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। सो स्टार्ट एडमिन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मतलब स्टूडेंट्स वही ऑफिस जो मैंने लिखा था, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एक एक करके हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है स्टूडेंट्स, इसलिए बिगिनिंग में डिसाइड कर लेना अच्छा होता है, बाद में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको उनके रेस्पेक्टिव हेड्स में लिखना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मतलब स्टूडेंट्स ऑफिस। सो ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे खर्चे थे स्टूडेंट्स, ये सैलरीज, ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। तो जस्ट अभी हम ये कॉपी करना है, सैलरीज 40, ऑफिस रेंट 15। सो पहला सैलरीज दिया है हमको, सैलरीज 40,000, यहाँ पे स्पेस फिल हो गया। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ओके, अगेन स्टूडेंट्स पहले मैं कॉलम बना लूँ, दो अमाउंट कॉलम एक्सटेंड करना है, दैट मीन्स आई हैव गॉन टू द नेक्स्ट पेज, आप ऐसा समझो मेरा वो पेज फुल हो गया। ओके, सो स्टूडेंट्स मैंने ये लिख लिया, सैलरीज 40, ऑफिस रेंट 15, रेट्स एंड टैक्सेस 12। ऑफिस रेंट एडमिन में आता है, इसलिए हमने शुरू में ही डिसाइड कर लिया, हमारे लिए अच्छा है पहले डिसाइड कर लेना। ऑफिस ऑफिस रेंट 15,000, रेट्स एंड टैक्सेस। यार टैक्सेस से मतलब इनकम टैक्स नहीं होता स्टूडेंट, ध्यान रखना, टैक्सेस का मतलब कैसा, जो लोकल बॉडी मतलब बीएमसी वगैरह, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट के टैक्सेस है ना, वो ये लिखे जाते हैं रेट्स एंड टैक्सेस में, इसमें इनकम टैक्स नहीं होता स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, डेट्स सॉरी वी हैव डन दिस, सैलरीज, ऑफिस रेंट हो गया 15 एंड रेट्स एंड टैक्सेस 12, ये तो सेल्स से रिलेटेड था। फिर अगेन स्टूडेंट्स इंश्योरेंस मैंने कहा ऑफिस, इफ नथिंग स्पेसिफाइड बेटर रिकॉर्ड इन ऑफिस स्टूडेंट, हो सकता है वो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड इंश्योरेंस हो, तो फिर वो स्टूडेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लिखेंगे। ओके, बट ईयर नथिंग इज सेड, सो बेटर हम उसको ऑफिस में लिखेंगे 2000। ओके, इंश्योरेंस, देन व्हाट एल्स, इंश्योरेंस हो गया, और कोई ऑफिस था, यस, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज 20 एंड 14, जनरल एंड पोस्टेज, जनरल एक्सपेंस। General expense they have given us 20,000, postage 14,000। और कोई ऑफिस एक्सपेंस है क्या स्टूडेंट्स,
पोस्टेज हो गया, ऑफिस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड ऑडिट फीस 1000 एंड 11,000. ऑडिट फीस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू, कभी कभी हैंग हो जाता है. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1000. ओके, एंड स्टूडेंट्स व्हाट एल्स, ऑडिट फी, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका असिस्टेंट, उसका स्टाफ कोई भी आएगा आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं ऑडिट स्टूडेंट्स, है ना. आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करने के लिए कि आपने ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं किए, उसको ऑडिट कहा जाता है स्टूडेंट्स. तो उसका खर्चा हमने लिखा ऑडिट फीस. तो वो लोग चेकिंग करने का आएंगे, आपके ऑफिस में आएंगे ना स्टूडेंट्स. ओके, सो यहाँ से हमारा ऑफिस का खर्चा स्टार्ट हुआ था, तो 40,000 लास्ट आइटम था ना पहले पेज पे, फर्स्ट स्लाइड पे 40,000. देन वी वेंट टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्लस 15 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 1 एंड प्लस 11,000. तो स्टूडेंट्स ये टोटल खर्चा आ रहा है हमको 1,15,000, 1,15,000. टोटल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,15,000. तो प्रोडक्शन हो गया, ऑफिस हो गया स्टूडेंट. उसके बाद क्या होता है, सेल्स डिपार्टमेंट. हमने डिस्कस किया था ना स्टूडेंट यहाँ पे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसको हमने COGS किया, ऑफिस, अब सेल्स और फाइनेंस बचा. तो चलो अब सेल्स, तो उसको हम ऐसा लिखेंगे स्टूडेंट, सेल्स डिपार्टमेंट के खर्चे कैसे लिखना है, लेस खर्चा ही है ना स्टूडेंट्स, तो माइनस ही होगा, सॉरी लेस नहीं लिखेंगे, हमने ऑलरेडी ऊपर लेस लिख लिया, आई एम रियली सॉरी. जस्ट ऐसा हेडिंग लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा, कस्टमर क्लाइंट के घर उसके शॉप तक पहुंचाने का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. इट्स अ हेडिंग स्टूडेंट्स. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या लिखा हमने, पहला हमने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस लिखा. उसके बाद अभी हम क्या लिखने जा रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, जो सेल्स से रिलेटेड आपका खर्चा है. ओके, तो स्टूडेंट्स वापस P&L में आ जाते हैं. देखो सेल्स से रिलेटेड हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है. ट्रैवलिंग 2,000, और क्या क्या था, ये तो सब ऑफिस था, सेल्स ये. एडवर्टाइजिंग 10, एंड क्या था स्टूडेंट्स, बैड डेट्स 15. ट्रैवलिंग, एडवर्टाइजिंग, बैड डेट्स, ट्रैवलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड बैड डेट्स. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, how much traveling expenses given, 2,000. Advertising was 10,000. एंड एडवर्टाइजिंग के बाद क्या था, बैड डेट्स 15,015. और भी कोई सेल्स से रिलेटेड है तो चेक कर लो स्टूडेंट्स, यहाँ देखो ये हो गया, नहीं सॉरी बैड डेट्स तक हुआ. डिस्काउंट 15, नहीं बैड डेट्स 15, डिस्काउंट इज 5,000. तो ये 5 बचा. और कोई सेल्स का खर्चा है क्या, नहीं स्टूडेंट्स. तो एक लास्ट सेल्स में है डिस्काउंट. डिस्काउंट कस्टमर को ही दिया जाता है ना स्टूडेंट, जो डेबिट साइड पे डिस्काउंट होता है. क्रेडिट का डिस्काउंट होता है तो सप्लायर से डिस्काउंट मिला, डेबिट में लिखा है तो डिस्काउंट दिया. किसको डिस्काउंट दिया, कस्टमर को. 2, 10, 15, 5, 32,000 आपका सेलिंग सेल्स डिपार्टमेंट का खर्चा. लास्ट कौन बचता है, फाइनेंस वाले बचे स्टूडेंट्स. तो चलो अब उनका खर्चा रिकॉर्ड करते हैं. फाइनेंस का, उसका ऐसा लिखा जाता है स्टूडेंट्स, फाइनेंस चार्जेस. ओके, अगेन इट्स अ हेडिंग. फाइनेंस चार्जेस जो है ना, ये हेडिंग है. इसमें वो खर्चे हम लोग लिखेंगे जो फाइनेंस से रिलेटेड है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगेन ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया. यहाँ स्पेस है, चलो एक खर्चा तो आ जाएगा. देखते हैं कोई फाइनेंस से रिलेटेड था क्या स्टूडेंट्स. प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन, ऑफिस ऑफिस ऑफिस, सेल्स ऑफिस ऑफिस ऑफिस, सेल्स ऑफिस, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, ऑडिट फी. स्टूडेंट्स कोई था, नो नथिंग स्टूडेंट्स. तो देखो यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी खर्चा नहीं है. तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, फाइनेंस चार्जेस के सामने जाता हूँ और डैश, देयर इज नथिंग. तो स्टूडेंट्स अब देखो क्या करना है.
फाइनेंस देयर इज नथिंग स्टूडेंट्स, तो मैं अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखता हूँ स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, सो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब सुन देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से, दिस वाज ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना स्टूडेंट्स। सो आई नीड टोटल ऑफ, यहाँ से मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस स्टार्ट हुआ था, दिस वाज द हेडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहला क्या, एडमिन, एडमिन का टोटल तो मैं कर चुका 115, सो टेक 1151 कैलसी। सेकेंड क्या था, सेलिंग, उसका भी टोटल मुझे पता है 32, सो ऐड 32। फाइनेंस में तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं था, निल, सो 115 प्लस 32 करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो 1,47,000 आएगा, 147। तो यहाँ पे मैं टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख रहा हूँ 1,47,000। ओके स्टूडेंट्स, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ स्टूडेंट्स में, नेक्स्ट स्लाइड अगेन मैं कॉलम्स बना लेता हूँ पहले। ओके, सो दिस वाज माय टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दो एक्सपेंस है, एडमिन एंड सेलिंग। फाइनेंस देयर वाज नथिंग, हमने पीएनएल पूरा पढ़ लिया, सो 147। देन सुन देखो मैं स्टार्ट में क्या लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, आई एम रिकॉर्डिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं लिखने जा रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको ना स्टूडेंट्स ये भी कहा जाता है EBIT, भूलना नहीं कभी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मैं वो फुल फॉर्म बाद में लिख दूंगा। ओके, मैनेजमेंट अकाउंट्स में स्टूडेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहो या EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। वो कैसे फाइंड करने का, बड़ा आसान। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था, 4,85,000, कैल्सी पे ले लिया 485, मैंने फीड कर लिया कैल्सी में 485, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आया 147, सो माइनस 147, सो दिस इज EBIT 3,38,000। इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 338,000। आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कैसे फाइंड किया मैंने, GP ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नो नीड टू राइट स्टूडेंट्स, ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यू गॉट दैट 3,38,000। ओके, फिर स्टूडेंट्स अगर कुछ इंटरेस्ट है तो माइनस करने का, इफ देर इज इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन दैट शुड बी डिडक्टेड। ये इंटरेस्ट फाइनेंस चार्ज नहीं होता स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्ट अलग होता है, जब आएगा क्वेश्चन में हमारे सामने एट दैट स्टेज आई विल डिस्कस। देखो ये क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट नहीं है, एक भी ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, जब आएगा देन आई विल डिस्कस स्टूडेंट्स। ओके, आज सबका सब आज ही नहीं डिस्कस कर लेने का स्टूडेंट्स। ओके, फिर आपके लिए भी हैवी हो जाएगा। ओके, सो बेटर जब इंटरेस्ट आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंस चार्ज में मतलब क्या लिखा जाता है, वो बैंक के चार्जेस। आप बिजनेस में आपको DD बनाना पड़ता है पेमेंट के लिए, या NEFT RTGS करते हैं, इतना प्रैक्टिकल आइडिया तो अभी होगा स्टूडेंट्स। तो बैंक उस पर चार्जेस लेवी करता है ना। चेकबुक आपने बैंक से लिया करंट अकाउंट का तो उसका चार्जेस होता है स्टूडेंट। बैंक स्टेटमेंट लेते हो तो उसका चार्जेस लगता है। डेबिट कार्ड है भले करंट अकाउंट है उसका चार्जेस होता है। सो ऑल दोज आर फाइनेंस चार्जेस। इंटरेस्ट उसमें फाइनेंस चार्जेस में नहीं आता स्टूडेंट्स, वो अलग से लिखा जाता है। ओके, सो आई हैव नॉट, सो इंटरेस्ट वॉज नॉट गिवन, इसके लिए इंटरेस्ट जाने दो। सो इंटरेस्ट कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा निल, इट्स नॉट गिवन ना स्टूडेंट्स। तो हम कैसे लिख सकते हैं, कोई अजम्पशन थोड़ी करना है। सो जब हम इंटरेस्ट माइनस करने का तो 338 माइनस से इंटरेस्ट करोगे ना, सो 338 ही रहेगा। अच्छा, ये इंटरेस्ट से मत कंफ्यूज होना, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स। वो आपको ऐसा क्लिक हुआ होगा कि व्हाई दिस इंटरेस्ट सर ने क्यों नहीं कंसिडर किया। आई विल कंसिडर, नो नीड टू वरी, एक एक करके स्टूडेंट्स। अभी डेबिट साइड तो ऑलमोस्ट हमने कर लिया। तो स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है, इंटरेस्ट माइनस कर लिया ना हमने, इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, NPIT, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ओके, इसको ऐसा कह सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये बहुत NPBIT लेंथी हो जाता है, तो EBIT शॉर्ट में वो मीनिंग एक ही है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, देन लेस इंटरेस्ट। सो दिस इज नेट प्रॉफिट, यू कैन से नेट प्रॉफिट
आफ्टर इंटरेस्ट, ओके, या अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट, EAIT, अर्निंग्स आफ्टर इंटरेस्ट या नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या लिखने जा रहा हूँ अभी मैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट इन द सेंस स्टूडेंट्स शायद मुझे ऐसा लगता है आपने पहले सुना नहीं होगा, इसके लिए डोंट फील बैड स्टूडेंट्स, आई पर्सनली फील सो कि शायद आपके यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट के व्हाट इट इज, तो इस पे खाली हमको ध्यान देना है अभी। नॉन ऑपरेटिंग, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम स्टूडेंट्स लिखा जाता है नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये फाइंड कैसे करने का, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। उसमें क्या करूँ, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए ना पहले मैं इसको हेडिंग बना लूँ। पहला क्वेश्चन तो आपको लग रहा है टाइम कंज्यूमिंग है स्टूडेंट्स, बट सिंपल है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम कैसे फाइंड करने का? फर्स्ट राइट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में स्टूडेंट्स ऐसा इनकम जो आपके बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, जैसा मेरा बिजनेस है सेल फोन खरीदना बेचना, तो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा मेरा? जो मैं सेल फोन बेच के कमाता हूँ, दैट इज मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, है ना, वो मेरा बिजनेस हो गया। सपोज स्टूडेंट्स मेरा बैंक में एफडी पड़ा हुआ है, तो एफडी पे इंटरेस्ट आएगा। सो इंटरेस्ट इज नॉट कनेक्टेड विथ माय बिजनेस। मेरे पास सरप्लस कैश था, मुझे बिजनेस में नहीं लगाना था, मैंने बैंक में रख दिया वो पैसा, एफडी रख दिया, ओके, तो मुझे उससे इंटरेस्ट आ रहा है स्टूडेंट्स। सो दैट इज व्हाट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग मतलब नॉट योर कोर एक्टिविटी। आपका कोर बिजनेस क्या है? हमारे एग्जांपल में सेल फोन खरीदना बेचना, तो सेल फोन बेचने से जो पैसा आएगा ना स्टूडेंट, दैट विल बी ऑपरेटिंग इनकम फॉर अस, दैट विल बी ऑपरेटिंग इनकम फॉर अस। सेल फोन बेचने के अलावा अदर दैन दोज रेवेन्यू, सेल फोन बेचने से जो इनकम हुआ दैट इज ऑपरेटिंग। सेल फोन बेचने के अलावा अगर कोई इनकम होता है, अदर देन दैट अगर कोई रेवेन्यू इनकम होता है, तो दैट बिकम्स नॉन ऑपरेटिंग। तो एग्जांपल के लिए जैसे मैंने कहा, आपके पास सरप्लस कैश है, आप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और आपका बिजनेस सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया। सैचुरेशन मतलब आप क्या सोचते हो, ये सेल फोन मैं खरीद के लेके बेच रहा हूँ ना, बस ये इनफ है, इससे ज़्यादा इसकी मार्केट नहीं है, ज़्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट करना बेकार है। सो बेटर व्हाट आई डिड, चलो इसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, घर पे कैश क्यों रखूँ, ले जाके मैंने बैंक में रख दिया, एफडी रखा, फिक्स डिपॉजिट 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स का स्टूडेंट, तो मुझे उसका इंटरेस्ट मिलेगा। सो दैट इंटरेस्ट इज नॉट माई कोर बिजनेस एक्टिविटी। मेरा कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है? सेल फोन खरीदना बेचना। सो ऐसा एक्टिविटी से जो इनकम आता है जो नॉन कोर होता है, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखो यहाँ दिया है, वो यह है ना, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो इसके पास सरप्लस कैश था, उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, वहां से इसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसके बिजनेस से कनेक्टेड तो नहीं हुआ ना स्टूडेंट्स, इट्स नॉट हिज कोर बिजनेस, तो इसका कोर बिजनेस नहीं है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाउ मच दैट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज गिवन 5000। तो ये मेरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखा मैंने अभी, बट मुझे क्या चाहिए? नेट। नेट का मतलब क्या स्टूडेंट्स? कुछ चीज माइनस करना पड़ेगा। नेट का मतलब यू हैव टू डिडक्ट समथिंग, है ना, नेट का मतलब ये होता है ना, कुछ माइनस करेंगे तभी तो आपको नेट मिलेगा। तो स्टूडेंट्स क्या माइनस करना है अभी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लेस व्हाट स्टूडेंट्स? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये भी बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो ये दिया है हमको, ये क्वेश्चन में था जो मैंने डिस्कस नहीं किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया आपको, देखो सी ईयर तो ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मैंने कहा था ना बाद में डिस्कस करेंगे। अभी स्टूडेंट्स इसका फर्नीचर बेचना खरीदने का काम थोड़ी है, यहाँ ऐसा मेंशन किया है क्या कि हिज कोर बिजनेस एक्टिविटी इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फर्नीचर। अगर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फर्नीचर है स्टूडेंट्स तो फिर तो ये कोर बिजनेस रिलेटेड होगा, बट ऐसा तो मेंशन किया नहीं है। ठीक है, इसका बिजनेस कुछ और है, आई डोंट नो, बट इसके ऑफिस में कुछ है ना फर्नीचर बेकार हो गया है, तो उसने सोचा चलो रिप्लेस कर देते हैं, पुराना फर्नीचर भंगार में फेंक दो, ओके, स्क्रैप इट, जिसको अकाउंट्स में हम लोग कहते हैं स्क्रैप कर दो इसको, थ्रो इट अवे। जो भी पैसा आया उसमें उसको लॉस हुआ। फर्नीचर का कॉस्ट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, फर्नीचर का कॉस्ट 60,000 था, अभी उसको सिर्फ कितना आया?
57,000, तो 3,000 का नुकसान हो गया, बट नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, ये ध्यान रखना। तो सिंपल वर्ड्स में ना जब नॉन ऑपरेटिंग टर्म यूज किया जाए, नॉन ऑपरेटिंग मतलब ये आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ये आपका मेजर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। मेरा बिजनेस एक्टिविटी क्या है? सेल फोन खरीदना बेचना। मेरे ऑफिस में एक फर्नीचर पुराना हो गया स्टूडेंट्स, सोफा खराब हो गया, वो कुछ चेयर्स वगैरह थी वो ख़राब हो गई स्टूडेंट्स, तो मैंने वो सब बेच दिया, नया सोफ़ा नया चेयर्स टेबल ला के रखा मैंने, अपना ऑफिस अच्छा बनाना था मुझे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्नीचर जब फेंका मैंने तो मुझे उस पर नुकसान हुआ, लॉस हुआ। सो इट्स नॉट रिलेटेड टू बिजनेस स्टूडेंट्स, मतलब बिजनेस से रिलेटेड तो है, आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स नॉट योर कोर एक्टिविटी। आगे समझ में, कोर एक्टिविटी क्या है? सेल फोन खरीदो, सेल फोन बेचो। सो नॉन कोर एक्टिविटी यहाँ पे जाता है स्टूडेंट, जो आपका मेजर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, उसको हमेशा नॉन ऑपरेटिंग कहा जाता है। तो पहले नॉन ऑपरेटिंग हम लोग इनकम लिखते हैं, फिर उसका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसमें से माइनस करते हैं। स्टूडेंट्स वहां पे दिया है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना दिया था लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर स्टूडेंट्स? हियर इट वाज 3,000, तो स्टूडेंट्स ये 3,000 यहां लिख लेंगे हम लोग। सो स्टूडेंट देखो मैंने क्या कहा, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम 5 लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3, 5 माइनस 3, आउटर कॉलम 3,000। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी जो आंसर होगा ऑलमोस्ट 95% हमारा सॉल्यूशन हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये इनकम है स्टूडेंट 3,000, सो 338, ये भी नेट प्रॉफिट ही है ना, इनकम ही है ना आपके लिए। 338 प्लस 3 करना तो आपको आंसर आएगा 3,41,000। सो दिस इज व्हाट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आप टैक्स माइनस करो, विच टैक्स स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट? इनकम टैक्स की बात हो रही है। इनकम टैक्स किस पे चार्ज होता है? प्रॉफिट पे चार्ज होता है स्टूडेंट। सो विल से लेस इनकम टैक्स, लेस इनकम टैक्स। कभी कभी दे विल यूज द टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स, नो नीड टू वरी, मीनिंग एक ही होता है, बट यू हैव टू डिडक्ट इनकम टैक्स। देखो यहाँ ना टैक्सेस 55,000, तो स्टूडेंट्स 55,000 माइनस करते हैं, 55,000। सो हियर आई एम राइटिंग 55,000। ओके, सो अभी जो आंसर है उसको कहेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। इंपॉर्टेंट आपके लिए ना वो नॉन ऑपरेटिंग है स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट नहीं है, आई एम नॉट सेइंग इट इज डिफिकल्ट। और कुछ हमने सब लिख लिया ना, ऑफिस फर्नीचर कुछ रह तो नहीं गया स्टूडेंट्स, कल एक बार चेक कर लेंगे। सो 341 माइनस 55 वी गेट 2,86,000। फाइनल आंसर इज 2,86,000। मैं एक बार चेक कर लूँ स्टूडेंट्स, कोई टोटल एरर तो नहीं है मेरा। ओके, लेट मी डू दैट। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ था सेल्स 19,95,000, COGS वापस से मैं एक बार टोटल चेक कर रहा हूँ 45, 15 लाख, 5, 30 माइनस 70, 15 लाख 10 माइनस 1,995,000, 4,85,000 लिखा मैंने, फिर ये था 40,000 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। देन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज पे 40, 15, 12, 2, 20, 14, 1 and 12, 1 and 11 सॉरी, सो 115 था ये भी बराबर है। फिर ट्रैवलिंग था 2, 10, 15 and 5, this was 32, 32 plus 115, it was 147 minus 485, it was 3,38,000। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा था 338, नो इंटरेस्ट, सो 338। अच्छा हाँ स्टूडेंट्स, ये मैंने गलत लिखा ना, 5 माइनस 3 शुड बी 2 ना, मैंने 5 माइनस 3 लिख दिया। सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी, मेरे लिए आसान है, आई एम रियली सॉरी। आपके लिए थोड़ा ओवर राइटिंग है और रब करना मुश्किल हो जाता है, आई कैन तो इजीली डू दैट, आई एम सॉरी। 5 माइनस 3 इज 2,000 होना चाहिए ना, मैंने गलत लिख दिया। ओके, मैं रब करता हूँ, उसको इरेज कर लूँ।
So this will be 3,40,000 minus 55. 34 minus 55. So it comes to 2,85,000. Final answer. It is 2,85,000. स्टूडेंट्स आंसर शुड मैच ना. ये हमने तो सेम पिन, ये 282 है एंड ईयर वी आर गेटिंग 285. मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया. फर्स्ट क्वेश्चन है उसी में गड़बड़ हो गया. आई एम सॉरी स्टूडेंट्स. क्या कुछ आइटम मिस कर गया होगा डेफिनेटली. कॉपी करने में, मैं कॉपी करने में एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, इसके लिए स्टूडेंट्स. ओके सो कुछ मिस कर गया. प्रोडक्शन ये क्या है, प्लांट मशीनरी प्रोडक्शन 3000. ये लिखा था क्या यहाँ? तो मैंने प्रोडक्शन लिखा है, फॉर्मेट में कॉपी किया क्या प्लांट में? हाँ सॉरी स्टूडेंट, भूल गया. से कैसे भूल गया? टू बी फेयर स्टूडेंट्स, वो बोर्ड की आदत थी ना पढ़ाने की. सो दिस इज़ द फर्स्ट ईयर आई एम टीचिंग ऑन दिस मोड, मतलब स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड, तो ऐसा हो जाता है. बोर्ड पे क्या था स्टूडेंट्स, यू कैन से ऑफलाइन क्लासेस, स्टूडेंट्स फेस टू फेस होते थे. इफ़ यू मिस एनी ट्रांजैक्शन तो स्टूडेंट्स बता देते थे. अभी यहाँ पे खुद ही को ध्यान देना पड़ता है कि कुछ ट्रांजैक्शन मिस हुआ क्या. अभी यहाँ स्टूडेंट्स ये आई फॉरगेट टू रिकॉर्ड दिस प्लांट मशीनरी, बाकी सब रिकॉर्ड किया. प्लांट मशीनरी था ना, मैंने कहा भी था प्रोडक्शन, बट मैं खुद लिखना भूल गया. डेप्रिसिएट, नो नीड टू वरी. अगेन स्टूडेंट्स एक्चुअली मेरे लिए आसान है, आपको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है. आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स. तो अभी मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, ये है ना डेप्रिसिएशन, मेरे लिए तो समझो स्पेस है, बट आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, हाउ मच इट वॉज स्टूडेंट्स? 3000. तो ये 15,10,000 नहीं होगा, फिर 15,13,000 हो जाएगा. वो 45,000 प्लस 15,00,000. जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप इनिशियल स्टेज पे ही समझ गए होंगे कि सर ने ये ट्रांजैक्शन मिस कर गया, बट देयर इज़ नो वन टू पॉइंट आउट मी ना स्टूडेंट्स. बड़ा इशू है. लाइव होगा तो पता चल जाता, लाइव में भी नहीं मालूम पड़ता स्टूडेंट्स. 1513. ओके सो ये 1513 होगा. बाकी सारे एक्सपेंस मैंने करेक्ट रिकॉर्ड किए हैं स्टूडेंट्स. सो डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा. ऑब्वियसली 1995 माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 482. स्टूडेंट्स आई एम सॉरी वंस अगेन, आप ये चेंज कर लेना. ये 482 है, बाकी सब सही है स्टूडेंट्स. अगेन बट 482 माइनस 115 एंड माइनस 32, सो दिस विल बिकम 330. ये सही है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करेक्ट, नो डाउट अबाउट दैट. ये हो जाएगा अभी स्टूडेंट्स 335. ये मैंने वो 3000 का फ़र्क आ रहा है ना, इट वॉज माई मिस्टेक. मैंने वो ट्रांजैक्शन लिखा भी P&L में कि आई हैव टू रिकॉर्ड अंडर प्रोडक्शन, बट उसको यहाँ कॉपी करना स्टेटमेंट में भूल गया. सो दिस विल बी 335 हो जाएगा. आपको सिर्फ 8 कैंसिल करना पड़ेगा, 5 हो जाएगा. देन 335 प्लस 2 करो. 335 प्लस 2, so this will become 335 plus 2 will be 337 and then minus 55. 337 minus 55. How I realize कि आंसर रॉन्ग आया स्टूडेंट्स? टू एकदम सिंपल है स्टूडेंट, हमने वही P&L कॉपी किया है ना. तो जो P&L में प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मैच होना चाहिए ना. 282 वो मैच नहीं हो रहा था. सो दैट मीन्स मुझे लगा कि मैं यहाँ पे कोई एक्सपेंस या तो अमाउंट रॉन्ग लिख दिया मैंने कॉपी करने के वक्त, या आई हैव फॉरगॉटन सम ट्रांजैक्शन. देखो व्हेन वी स्टार्टेड विद द क्वेश्चन आई सेड कि दिस मस्ट गो टू प्रोडक्शन, बट प्रोडक्शन में मैं लिखना भूल गया. इट वाज माय मिस्टेक. सिंसियर अपॉलॉजीज स्टूडेंट्स. ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा. ओके सो यहाँ से फॉर्मेट स्टार्ट हुआ था. थोड़ा जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ विद इन 5 मिनट स्टूडेंट्स. 4 मेजर डिपार्टमेंट हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स. प्रोडक्शन, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो प्रोडक्शन होगा. ऑफिस डिपार्टमेंट होगा सेल्स और फाइनेंस. ओके तो फाइनेंस का काम क्या है स्टूडेंट्स? पैसा जो आता है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों को. ओके स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन करते हो तो फैक्ट्री. अच्छा, फैक्ट्री के जो खर्चे हैं ना, ये वर्टिकल स्टेटमेंट में शुड बी रिकॉर्डेड अंडर COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इसका मतलब क्या? ऐसे खर्चे जो गुड्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है. ऑफिस का खर्चा अलग लिखने का, सेल्स अलग, तीनों अलग अलग जाएगा. एंड फाइनेंस ऑल्सो विल राइट सेपरेटली. बट जब मैं यहाँ फाइनेंस की बात करता हूँ ना, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को क्या लगता है फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट. नो डाउट आप करेक्ट हो स्टूडेंट्स, बट यहाँ पे फाइनेंस हम बैंक से बैंक चार्जेस वगैरह की बात करते हैं. इंटरेस्ट इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन वर्टिकल स्टेटमेंट. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा
अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो उसमें रॉ मटेरियल्स, WIP, वो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, अभी टाइम बीन वो सब उतना नहीं सोचना है। सेल्स जो है स्टूडेंट्स हमेशा मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है आपका स्टूडेंट्स, मेजर सोर्स ऑफ इनकम, तो वो लिखने का, रिटर्न्स था सेल्स रिटर्न तो माइनस किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे मैंने कहा कि आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या आप गुड्स खरीदते हो बेचते हो, तो खरीदने का जो भी खर्चा है वो सब यहाँ आता है। इसमें मैं डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी स्टूडेंट्स, अगेन माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था, अभी मैंने लिखा वो 3000, तो उसकी वजह से ये आंसर नीचे चेंज हुआ, बाकी सारे एक्सपेंस लिखे थे, ये भूल गया था स्टूडेंट्स। आई थिंक यू माइट हैव रियलाइज इन द बिगनिंग, जब मैंने कहा था प्रोडक्शन, तो कुछ लोगों ने तो शायद रियलाइज कर लिया होगा, आई हैव फॉरगॉटन। चलो 10 स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर जो ऑपरेटिंग, सेल्स और फाइनेंस है ना, उनको टोटली क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये बिजनेस चलाने के लिए खर्चे ज़रूरी हैं, आप अवॉइड नहीं कर सकते। ऑफिस होना ज़रूरी है, ऑफिस स्टाफ भी होगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी ज़रूरी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी तो आपको सब बैंक से ट्रांजैक्शन करना है, तो फाइनेंस का भी खर्चा आएगा आपको स्टूडेंट्स। सो दीज आर नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी खर्चे। तो 3 सब हेडिंग होता है उसमें, एडमिन, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग, फाइनेंस। इसमें फाइनेंस एक्सपेंस नहीं था, नहीं लिखा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल लिखा स्टूडेंट्स मैंने 147, 1,15,000 प्लस 32, 147। फिर स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें आया था ना, उसमें से मैंने ये माइनस किया, GP लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आई गॉट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसको EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ऐसा भी कह सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है, वो लिखा मैंने। इंटरेस्ट अगर दिया होता तो लिखता, देयर वाज नो इंटरेस्ट गिवन, तो मैंने अवॉइड किया। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, फिर क्या लिखने का? नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। स्टूडेंट्स, नेट का मतलब क्या होता है कि ये फाइंड करने के लिए आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा, दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ टर्म नेट इन अकाउंटेंसी, है ना। नेट का मतलब कुछ आपको डिडक्ट करना है, तो पहले स्टार्ट करने का नॉन ऑपरेटिंग इनकम। स्टूडेंट्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब ऐसा इनकम जो आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। हमारे एग्जाम्पल में सेलफोन खरीदना बेचना मेरा अगर बिजनेस एक्टिविटी है, सो अदर देन दिस सोर्स अगर और कोई इनकम मेरा है तो वो यहाँ पे जाएगा नेट, सॉरी, एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे स्टूडेंट्स, रेंट रिसीव्ड, मेरा बिजनेस है सेलफोन खरीदना बेचना, सपोज मेरा एक फ्लैट है या एक शॉप है, मैंने वो रेंट पे दिया है, रेंट पे दिया है, तो आई विल गेट रेंट, आई विल रिसीव रेंट, सो दैट विल बी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। क्यों? रेंट पे देना इज नॉट माई बिजनेस, मेरा बिजनेस क्या है? सेलफोन खरीदना बेचना, दैट इज माई कोर एक्टिविटी। सो नॉन कोर एक्टिविटी से जो इनकम आता है उसको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसे ही आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, मतलब ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है, ऑल्दो P&L में लिखा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अकाउंटेंसी है स्टूडेंट्स, रॉन्ग नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आपने P&L में लिखा, रॉन्ग नहीं किया है, बट मैनेजमेंट अकाउंट्स उसको हम क्या कहेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, आपका तो बेचना खरीदना क्या काम है? सेलफोन खरीदना बेचना काम है, तो फर्नीचर पुराना हो गया ऑफिस का, आपने बेचा, उस पर नुकसान हुआ, इट्स नॉट योर कोर बिजनेस एक्टिविटी। तो जो इनकम हुआ नॉन कोर एक्टिविटी से माइनस एक्सपेंस ऑफ नॉन कोर एक्टिविटी, वो आप नेट लिखा आपने। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, वी गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके बाद अप्रोप्रिएशन होता है, बट ये क्वेश्चन में नहीं, एज आई सेड ना, आज ही के दिन पूरा डिस्कस करना ठीक नहीं है स्टूडेंट। तो यस, ये आपका फॉर्मेट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेल्स से स्टार्ट करने का, मेजर हेड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, सेल्स लेस COGS, यू गेट ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर उसमें 3 सब हेड्स होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, फाइनेंस, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट फाइंड करो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, फिर नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यू गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स, यू गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो ये फॉर्मेट है उसका स्टूडेंट, ये थोड़ा ये एक्टिविटी पे ध्यान देना, बाकी ऊपर तो आसान है, ये मिस कर जाते हैं, मैं तो आज डेप्रिसिएशन ही मिस कर गया था स्टूडेंट्स, ओके। सो दिस वाज द फाइनल सॉल्यूशन, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, ये हमारा सॉल्यूशन था टू क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पेज यू कैन से, फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड ये था, ओके, एंड थर्ड ये था, दैट्स ऑल। We are starting with number 2 students. This is a profit and loss statement again, Daylight Limited. Students, once again students, 4 major department होते हैं, प्रोडक्शन, ऑफिस, सेल्स एंड फाइनेंस होता है स्टूडेंट्स। तो जो भी हमको P&L, ये T फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म हमको ये P&L दिया है, तो ये जो भी सारे खर्चे हैं ना, ये सब एक्सपेंस है, आइदर इट विल गो टू प्रोडक्शन और इट विल गो टू ऑफिस, सेल्स, या फाइनली फाइनेंस में जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो खर्चा होता है उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखा जाता है,
अच्छा, फाइनेंस में वन थिंग इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, फाइनेंस में नॉट नेसेसरी सारा इंटरेस्ट वहाँ लिखना है, इंटरेस्ट सेपरेटली लिखना है। यहाँ पे फाइनेंस चार्जेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कस्टमर को हम डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट जो देते हैं, ओके। दो तरह के डिस्काउंट होते हैं ना स्टूडेंट्स, एक ट्रेड डिस्काउंट, आपने अकाउंट्स में सुना होगा, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी में, बल्क में कोई खरीदता है हमसे तो हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। कैश डिस्काउंट मतलब जो इमीडिएट पेमेंट करता है, जल्दी पेमेंट करता है हमको, हम उसको कैश डिस्काउंट देते हैं, या हमसे कैश में जो हमसे गुड्स खरीदता है उसको कैश डिस्काउंट देते हैं। सो इफ इट्स अ कैश डिस्काउंट देन इट विल गो टू फाइनेंस चार्जेस स्टूडेंट। या कुछ एबनॉर्मल बैड डेट्स वगैरह होता है वो फाइनेंस चार्जेस में, या बैंक चार्जेस, या डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनाया, NEFT RTGS करते हो आप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो बैंक चार्जेस लेवी करती ना, वो सब चार्जेस फाइनेंस में जाता है। इंटरेस्ट दिया है ना तो उसको फाइनेंस में मत लिखना, वो अलग लिखा जाता है स्टूडेंट्स, प्लीज बी केयरफुल, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। तो शुरू में ही स्टूडेंट्स क्या करने का, जब PNL पढ़ रहे हैं ना तभी डिसाइड कर लेने का कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ जाएगा, तो आपके लिए फिर आसानी हो जाती है स्टूडेंट्स। ओके, वही स्टार्ट करने। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस ऑफिस में जाएगा स्टूडेंट्स। एस्टैब्लिशमेंट से मतलब ही होता है दे आर टॉकिंग अबाउट ऑफिस, तो ये ऑफिस का खर्चा है। रेंट एंड टैक्सेस स्टूडेंट्स अगेन ऑफिस, कुछ मेंशन नहीं किया है तो ये ऑफिस का आप रेंट पे कर रहे होगे, वहीं का कुछ टैक्सेस होगा। देखो अभी आया इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, तो ये इंटरेस्ट का हमारा एक अलग हेड है स्टूडेंट्स, वहीं पे लिखेंगे दोनों, इंटरेस्ट एंड अगेन विच आउटस्टैंडिंग दे हैव गिवन अस, ये दोनों कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट में जाएगा। वो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना स्टूडेंट्स, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके बाद एक लेस इंटरेस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था, वहाँ पे लिखेंगे ये। ऑडिट फी स्टूडेंट्स ऑफिस से रिलेटेड होता है, मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो ऑडिट फी का मतलब क्या, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करने, चेक करने, CA या उसका असिस्टेंट, उसका स्टाफ आता है आपके ऑफिस में, एंड यू पे फीस फॉर दैट, सो इट्स एन ऑफिस एक्सपेंस। डायरेक्टर्स कहाँ बैठते हैं स्टूडेंट्स, ऑफिस में, तो ऑफिस एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कुछ नहीं कहा है तो ऑफिस में ही लिखो, ओके। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा अभी लैंड एंड बिल्डिंग का है, अगर ये फैक्ट्री का लैंड एंड बिल्डिंग है तो ये फैक्ट्री में जाएगा, प्रोडक्शन में जाएगा, बट कुछ मेंशन नहीं किया, सो दैट मीन्स दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, ऑफिस, ये ऑफिस का लैंड एंड बिल्डिंग होगा। बट देखो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, सो बेटर स्टूडेंट्स इसको हम लोग COGS में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखेंगे, प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री में होती ना प्लांट मशीनरी, दैट इज द रीजन। रेम्यूनरेशन टू MD मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑफिस में आएगा स्टूडेंट्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेस स्टूडेंट्स, टैक्स का अलग है अपना हेडिंग होता है स्टूडेंट्स, ओके। नेट प्रॉफिट जाने दो, विल सी दिस, ये जनरल रिजर्व, प्रपोज इक्विटी डिविडेंड, ये बाद में देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, डिविडेंड ऑन क्रेडिट साइड ग्रॉस, ठीक है। तो हमने इतना तो डेबिट साइड का तो एटलीस्ट हमने क्लियर, देयर आर सम मोर ट्रांजैक्शन ऑन डेबिट साइड बट स्टूडेंट्स नो नीड टू वरी, बाद में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमारे पास या क्वेश्चन नंबर 1 में ये नहीं था ना, तो स्टूडेंट्स तो अभी मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, पहले जो हमारे लिए इजी पार्ट है कि ठीक है COGS क्या है, ऑफिस क्या है, सेल्स क्या है, फाइनेंस क्या है, पहले उतना तो कर लें हम लोग, फिर उसके बाद विल डिस्कस व्हाट टू डू विद जनरल रिजर्व एंड दिस प्रपोज इक्विटी डिविडेंड, नो नीड टू वरी, वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद स्टूडेंट्स वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट हमको बनाना है। डे लाइट लिमिटेड कंपनी का नाम है, डे लाइट लिमिटेड। इनकम स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड, क्या डेट था स्टूडेंट्स, ईयर एंडेड इट वाज 31 दिसंबर 17 था।
तो अब स्टार्ट करते हैं. अमाउंट लिख लें, बेटर रुपी का सिंबल अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स. ओके, रुपी का सिंबल ही लिख लेते हैं. ओके, स्टार्ट करें. पहले हमेशा क्या लिखा जाता है, जो आपका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इनकम है, वो क्या होता है हमेशा स्टूडेंट? सेल्स. देखो सेल्स दिया है क्या आपको? डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट दिया है स्टूडेंट. सेल्स इज नॉट गिवन, दे हैव गिवन अस ग्रॉस प्रॉफिट. तो स्टूडेंट्स कोई बात नहीं. देखो लास्ट टाइम प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में पहले मैंने लिखा था सेल्स है ना, लेस रिटर्न्स माइनस सीओजीएस, सो वी गॉट ग्रॉस प्रॉफिट. स्टूडेंट्स ऐसे ही था ना? ऐसा ही था स्टूडेंट्स. बट नाउ स्टूडेंट्स ये केस में तो देखो सेल्स दिया ही नहीं आपको, तो सेल्स लेस सीओजीएस तो पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स. तो ठीक है, जाने दो. तो सेल्स लेस सीओजीएस पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे. कोई बात नहीं, we can start with gross profit. In absence of details, in absence of information regarding sales and COGS, we can start with gross profit. वैसे भी gross profit होता क्या है? Sales minus COGS. So that means वो directly हो चुका है. Sales minus COGS is done and they have given us gross profit as 153350. 153350. 153350. ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 सब हेड्स होते हैं. ये तो आपका एक हेडिंग हो गया ना, तो इसका सब हेड्स क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड फाइनेंस. ये 3 एक्सपेंस लिखे जाएंगे. तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया? ऑफिस का खर्चा. तो पहले हम ऑफिस का खर्चा रिकॉर्ड करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं P&L में स्टूडेंट्स. स्टार्ट करें एक एक करके. हमने ऑलरेडी लिख लिया है क्या चीज़ ऑफिस में जाएगी. एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस है स्टूडेंट्स 32,500. रेंट एंड टैक्सेस 3,000. 32,500 एंड 3,000. एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 32,500. ओह मैंने सॉरी, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, हेडिंग का नाम तो लिखा ही नहीं. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पहले लिखना चाहिए ना मुझे. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहला आता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. सम पीपल राइट ऑफिस एक्सपेंसेस ऑल्सो स्टूडेंट्स. बेटर टर्म अच्छा रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, नाउ विल राइट एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस. $32,500. ओके, देन उसके बाद था रेंट एंड टैक्सेस. इट वॉज हाउ मच? 5,000 था ना? 3,000 सॉरी. रेंट एंड टैक्सेस वॉज 3,000. 3,000. नेक्स्ट स्टूडेंट्स उसमें था ऑडिट फी. नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वॉज ऑडिट फीस. इट वॉज 1250. सी ईयर ये दोनों लिखा मैंने ऑफिस में. इंटरेस्ट मैंने कहा ना उसका सेपरेट हेड है अपना, हम वहाँ पे लिखेंगे, नो नीड टू वरी. फिर ऑडिट फीस 1250. अगेन डायरेक्टर फीस 7,000. सन्ड्री एक्सपेंस 350. डायरेक्टर फीस एंड सन्ड्री एक्सपेंस. Director fees 7,350. Next then 7,000 done, 350 is done. Then depreciation on land and building students office से related है, so we'll record here.
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, DEPN, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 8700। नेक्स्ट क्या था? अच्छा स्टूडेंट्स, क्या देखो, आई सेड प्लांट एंड मशीनरी COGS में जाना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट स्टूडेंट्स, COGS में जाना चाहिए। बट स्टूडेंट्स अब मैं COGS में नहीं जा सकता बिकॉज स्टूडेंट्स उन्होंने अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया ना, दे हैव गिवन अस ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या? सेल्स माइनस COGS इज ऑलरेडी डन। जो COGS था वो हो चुका, वो रिकॉर्ड हो चुका स्टूडेंट्स, ओके, एंड दे हैव गिवन अस द नेट आंसर। तो आई कांट गो बैक टू COGS। अब मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वाई, आई विल एक्सप्लेन द रीजन ऑल्सो। अब ये प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन ना स्टूडेंट्स, आई विल ट्रीट इट एज, मैं उसको क्या ट्रीट करूंगा प्लांट एंड मशीनरी का? आई विल ट्रीट इट एज ऑफिस एक्सपेंस, बिकॉज COGS में मैं वापस तो नहीं जा सकता स्टूडेंट्स, वो तो हो चुका माइनस सेल से। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी में ऐसा भी एज्यूम कर सकता हूँ, बट दैट्स नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स, टू बी फेयर। हो सकता है आपके ऑफिस वगैरह में कंप्यूटर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एंड प्लांट एंड मशीनरी में स्टूडेंट्स कंप्यूटर्स भी आता है स्टूडेंट्स, ओके। सो यू कैन से कि ये प्लांट एंड मशीनरी ईयर, इट मीन्स दिस इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन कंप्यूटर्स, okay. So depreciation on computers, I am taking it as office expenses. Once again I repeat, depreciation on plant and machinery, no doubt students, ये COGS में जाना चाहिए। बट स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है स्टूडेंट्स? मैं आपके रेफरेंस के लिख रहा हूँ, सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेप्रिसिएशन चला जाना चाहिए था, अब तो लिखा नहीं गया स्टूडेंट्स, सो आई कांट गो बैक। मुझे सेल्स का पता नहीं, उसमें COGS कितना था मुझे पता नहीं, या तो GP से माइनस करूं। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई एम सेइंग, क्या भी प्लांट एंड मशीनरी को ऐसा समझो, हियर दिस प्लांट एंड मशीनरी इज नथिंग बट सम प्लांट मशीनरी, और यू कैन से सम कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड इन ऑफिस। तो ऑफिस में यूज हो रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन भी वहीं पे जाएगा। सो दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स। सो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी 35,000 आई विल रिकॉर्ड अंडर एडमिन एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स, ये मेरा रीजन है। So depreciation on plant machinery 35 था ना, 35,000, ओके। नेक्स्ट था रेम्यूनरेशन टू MD 3,000, रेम्यूनरेशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, रेम्यूनरेशन टू शॉर्ट में मैंने लिख दिया MD मैनेजिंग डायरेक्टर 3,000, डन। और कोई ऑफिस एक्सपेंस है नहीं, लास्ट टाइम मैं भूल गया था, एक बार चेक कर लें, दिस इज डन। ऑडिट फी लिखा, डायरेक्टर फी लिखा, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सपेंसेस इन ऑल। तो हमने क्या 8 एक्सपेंस लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ऑल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस डन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसका टोटल हम लोग लिख लेते हैं, कैलसी यूज कर लो, 32,500 प्लस 3,000 प्लस 1250 प्लस 7 350 8,700 35 and 3,000 students, total is 90,800 90,800, ओके। सो वी हैव डन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहला एडमिन होता है, एडमिन हमने कर लिया। एडमिन के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? सेलिंग एक्सपेंसेस। तो अभी मैं सेकेंड हेडिंग लिखूंगा सेलिंग एक्सपेंस का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सो ये हेडिंग है स्टूडेंट्स, हाँ, सब हेडिंग अंडर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड, ओके। नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड से, नेक्स्ट पेज से, वहाँ स्पेस ही नहीं बचा अभी। selling and distribution expense, this is a subhead
अंडर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो अब इसमें चेक कर लो P&L में कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हमको दिया है। P&L में आ जाओ, हमने ऑलरेडी लिख लिया था। कहीं आपको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है स्टूडेंट्स? नहीं है, जाने दो, डैश निल। इफ इट्स नॉट गिवन वी कैन अज्यूम स्टूडेंट्स, हाँ उसमें कुछ अजम्पशन नहीं है, नहीं है तो लेट इट बी, सो निल। सेलिंग एक्सपेंस के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फाइनेंस चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनेंस चार्जेस। अगेन ये हेडिंग है, फाइनेंस चार्जेस दिया है स्टूडेंट्स, ये भी नहीं है, चाहे तो चेक कर लो। देखो यहाँ पे कहीं फाइनेंस चार्जेस इंटरेस्ट है, बट इंटरेस्ट विल रिकॉर्ड सेपरेटली, पहले भी मैंने कहा था स्टूडेंट्स, ठीक है। बट कोई फाइनेंस चार्जेस नहीं है स्टूडेंट्स, कोई फाइनेंस चार्जेस नहीं है, तो लेट इट बी, जाने दो उसको, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पहले टोटल कर लेते हैं हम लोग। 3 तरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। एडमिन जिसका टोटल हमें पता है 90,800, प्लस सेलिंग निल, प्लस फाइनेंस चार्जेस निल। सो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में खाली एडमिन आएगा विच इज 90,800। दिस इज द टोटल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर हम लोग को क्या आंसर मिलता है स्टूडेंट्स? उसको कहते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी जो आंसर आएगा उसको मैंने लास्ट टाइम बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, EBIT या NPBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कैसे फाइंड करने का? ग्रॉस प्रॉफिट, आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूं मैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता है स्टूडेंट्स, ये रहा, सॉरी नॉट हियर, आई एम सॉरी, दिस वाज माय ग्रॉस प्रॉफिट 153350 माइनस ऑपरेटिंग। देखो ऑपरेटिंग हमने टोटल यहाँ लिखा था 90,800, सो इट कम्स टू 62,550। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। देन वी राइट लेस इंटरेस्ट पेड। अभी कुछ इंटरेस्ट वगैरह आपने पेमेंट किया है तो वो इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हो। बैंक को पे किया, किसी फाइनेंशियल दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे किया, दैट इंटरेस्ट कैन बी डिडक्टेड ओवर ईयर, सो लेस इंटरेस्ट। अभी कोई इंटरेस्ट है क्या क्वेश्चन में? था स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्ट था, चेक कर लेते हैं, देखते हैं। सर्विसमैन रेंट यहाँ था ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एड आउटस्टैंडिंग, ये दोनों जाएगा स्टूडेंट्स वहीं पे। डिबेंचर क्या होता है स्टूडेंट्स? इट्स अ फॉर्म ऑफ लोन। ये आपने इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड में था, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सो फार एज आई नो वहाँ पे पढ़ा होगा आपने। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड outstanding interest on debentures। दोनों का अमाउंट 5250 दिया है, 5250 टोटल लिख लेते हैं आउटर कॉलम में 5250, सो टोटल इज 10,500। स्टूडेंट्स फिर क्या करने का इसके बाद? यह आया था ना EBIT 62,550 माइनस 10,500, सो इट कम्स टू 52,050। इसको कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट 52,050। देन स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने बताया था नॉन ऑपरेटिंग, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अगर आपको याद हो तो क्या लिखना है हमको फिर? नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसको कैसे फाइंड किया जाता है स्टूडेंट्स? पहला नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखने का, फर्स्ट रिकॉर्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का सिंपल मीनिंग ऐसा इनकम जो आपका कोर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, ओके।
आपका कोर बिजनेस क्या है हमारे एग्जांपल में, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, बाइंग सेलिंग ऑफ सेल फोन, अगर आप ट्रेडिंग के बिजनेस में हो स्टूडेंट्स, ठीक है, तो सेल फोन बेचने से जो आपको इनकम होगी दैट इज योर सेल्स, वो आपका ऑपरेटिंग इनकम माना जाएगा, कोर बिजनेस एक्टिविटी। उसके अलावा अदर देन दैट अगर आपको कोई इनकम होती है सो दैट विल बिकम नॉन कोर बिजनेस। सो नॉन कोर बिजनेस का आप जो भी इनकम होता है वो यहाँ लिखा जाता है। सो बट यहाँ पे टर्म क्या है, नेट। नेट का मतलब क्या होता है कि पहले कुछ आपको आइटम लिखना है, उसमें से कुछ माइनस करना है स्टूडेंट, दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ टर्म नेट। ठीक है, तो मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखनी पड़ेगी। तो पहले मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखूंगा, अगर क्वेश्चन में दी है तो, नहीं है तो वी वोंट राइट इट, अजम्पशन नहीं करना है स्टूडेंट्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब मैं इनकम की बात कर रहा हूं, इनकम मतलब क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल, ऐसा भी आप सोच सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जब भी हम एक्सपेंस कहते हैं तो ट्रेडिंग पीएनएल का डेबिट, और इनकम कहते हैं तो ट्रेडिंग पीएनएल का क्रेडिट। सो क्रेडिट साइड पे जाओ और इनकम ढूंढो। ग्रॉस प्रॉफिट आपका इनकम था, बट ये हमने स्टार्टिंग में लिख लिया, ये तो आपके लिए ऑपरेटिंग इनकम है, ये तो आपका मेजर इनकम है। डिविडेंड स्टूडेंट्स, डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, इसके पास कुछ पैसे थे, या डे लाइट कंपनी है ना, उसने क्या किया, दूसरी कंपनी का शेयर्स खरीद लिया। जब आप शेयर्स खरीदते हो दूसरे कंपनी का तो वो कंपनी आपको डिविडेंड देगी, यू आर रिसीविंग डिविडेंड, बट दिस इज योर नॉन कोर एक्टिविटी। ये डिविडेंड लेना इसका बिजनेस नहीं, इसका बिजनेस तो कुछ और है। बट सरप्लस कैश था तो उसने दूसरे कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, मेरे पास सरप्लस कैश है तो मैंने बैंक में पैसा रखा, तो बैंक में एफडी किया तो एफडी का इंटरेस्ट आया मुझको स्टूडेंट्स, सो दैट इज नॉन कोर एक्टिविटी। मेरा कोर एक्टिविटी क्या है स्टूडेंट्स, टू बी फेयर, मेरा पढ़ाना जो है ना, आई एम टीचिंग, तो दैट इज माई कोर एक्टिविटी, है ना, मेरा मेजर है वो प्रोफेशन। इसके अलावा अगर मेरे पास कोई इनकम आता है ना, सो दैट इज इनकम फॉर मी, नो डाउट, बट वो नॉन कोर एक्टिविटी माना जाएगा। मेरा मेजर प्रोफेशन, मेजर सोर्स ऑफ इनकम यू कैन से इज माई दिस प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। अगर मेरे पास सरप्लस कैश है, मैंने बैंक में रखा एफडी, वहां से इंटरेस्ट आया, सो दैट विल बी एन इनकम नो डाउट, बट नॉन कोर एक्टिविटी होगा, वो मेरा मेजर सोर्स नहीं होगा। आगे समझ में स्टूडेंट्स, तो सेम वे ये डिविडेंड जो है ना, ये नॉन कोर एक्टिविटी में आएगा। सो इसको हम कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग। सो नॉन ऑपरेटिंग दिया है, यस, हमको नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया है, तो वो रिकॉर्ड करेंगे डिविडेंड। कितना था स्टूडेंट्स वो डिविडेंड, डिविडेंड 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 5000 था स्टूडेंट्स, है ना, तो 5000 लिख लेते हैं। इनर कॉलम में लिख रहा हूं पहले मैं 5000, फिर इसमें से हम लोग यहाँ पे क्या टर्म है, नेट। नेट का मतलब कुछ माइनस करना है, सो आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे पहले मैं कॉलम्स बना लूं। स्टूडेंट्स आई कैन ड्रॉ कॉलम बना के मैं रख सकता हूँ, ओनली रीजन मैं बाद में बनाता हूँ सो दैट थोड़ा मैं स्लो रहूँ, आप भी कॉपी कर सकते हो साइमल्टेनियसली। ओके, एक बार आपको समझ में आ गया तो आपकी भी स्पीड फिर अपने आप बढ़ जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स ये डिविडेंड तो मैंने लिख लिया, इट इज नॉन कोर। यहाँ पे कुछ था क्या, नॉन ऑपरेटिंग स्टूडेंट्स, नॉन ऑपरेटिंग लास्ट टाइम हमने देखो किया था, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, है ना, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, जनरल रिजर्व, इक्विटी डिविडेंड ये बाद में देखते हैं, दिस इज नॉट सम नॉन कोर, ये कुछ और ही है, वो बाद में देखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मैंने ऑपरेटिंग इनकम लिखा ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम डिविडेंड, इसमें से क्या माइनस किया था मैंने लास्ट टाइम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सब राइट, ऐसा खर्चा जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको माइनस करो। सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनर कॉलम इट्स नॉट गिवन, तो 5000 डिविडेंड, 5000 माइनस 0, सो आउटर कॉलम विल बी 5000। सी ये डिविडेंड था 5000, उसमें से माइनस 10 0, तो आउटर कॉलम 5000 ही रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जो आंसर आएगा हमको उसको कहेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट, उसको लिखेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो आंसर होगा हम उसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। स्टूडेंट्स ये कितना था देखो, हम 52050, 52050, ये प्लस करना है स्टूडेंट्स, ये प्लस करना है, पॉजिटिव आंसर है ना, नेगेटिव होगा तो माइनस करेंगे ना,
बिकॉज वो इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सो प्रॉफिट में इनकम ऐड होता है. सो 57050. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. यहाँ तक हम लोग आ गए. ओके, देन लेस, अगर कोई प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है तो माइनस करो. दिया था स्टूडेंट, सम टैक्सेस गिवन, प्रोविजन फॉर टैक्स देखो यहाँ पे दिया था P&L में, ये यहाँ था प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो उसका सेपरेट हेडिंग है. सो 28,500, दे हैव गिवन अस 28,500. So we'll get net profit आफ्टर टैक्स. लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था स्टूडेंट्स. ठीक है, एक क्वेश्चन में ना 57050 माइनस 28,500, अगेन 50 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है. वो डिफरेंस मैंने अभी देख लिया वो क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स. अभी वो क्वेश्चन में एरर है शायद. 8,700 प्लस 35,000 शुड बी 43,700 ना, ये 750 लिखा है स्टूडेंट्स. इसकी वजह से ना उनके ये P&L के और हमारे प्रॉफिट में 50 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा. नो नीड टू वरी, वो यहाँ पे एरर है क्वेश्चन में, हमारे सॉल्यूशन में एरर नहीं है स्टूडेंट्स. अगेन आई रिपीट, 8,700 प्लस 35,000, जबकि मैंने फॉर्मूला फीड किया था एक्सेल में, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ. 8,700 प्लस 35,000 शुड बी 43,700 ना, ये 750 लिखा है स्टूडेंट्स. तो हमारे सॉल्यूशन में गड़बड़ नहीं है, ये क्वेश्चन में 50 रुपीज़ का डिफरेंस है. लेट इट बी, जाने दो उसको आप. हाँ, क्वेश्चन में आप चेंज कर लेना. आप जो इसको ना, हमने कितना लिखा 750 लिख दिया ना अभी तो लेट इट बी 750 लिखा है हमने. हाँ नहीं, हमने तो 8,000 और 35,000, ठीक है स्टूडेंट, हमने बराबर लिखा है. आप ये टोटल इसको मेक इट 43,700 स्टूडेंट्स. हमारा सोल्यूशन करेक्ट है, ये क्वेश्चन में टोटल में गड़बड़ है. दिस इज 43,700, हमने भी 43,700 लिखा है. 8,700 35,000 आउटर कॉलम में, हाउ इट कैन बी 43,750. तो सोल्यूशन रॉन्ग नहीं है, सोल्यूशन हमारा करेक्ट है स्टूडेंट्स. ठीक है, सो वी सबट्रैक्ट 28,550 आता है आंसर. सॉरी, यहाँ पे 28,550 आ रहा है आंसर. अगेन आई रिपीट, हमारे क्वेश्चन में गड़बड़ है स्टूडेंट्स. हाँ, सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ नहीं है, नो नीड टू वरी. टू 28,550. सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट टाइम हमने यहाँ तक किया था स्टूडेंट्स. ओके, देन इसके बाद स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ऐसा लिखा जाता है, add प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. मतलब स्टूडेंट्स ये आपका ओपनिंग बैलेंस P&L का, सिंपल वर्ड्स में देखो है क्या, मैं आपको बताता हूँ कहाँ ढूंढना है उसको. ये इसको कहते हैं स्टूडेंट्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. मतलब ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, तो करंट ईयर का ओपनिंग 12,500. तो स्टूडेंट्स ये 12,500 यहाँ लिखेंगे. 12,500 दोनों का टोटल कर लो. 28,550 प्लस 12,500, 41050. लास्ट टाइम हमने ये एडजस्टमेंट ये नहीं किया था, ये आइटम नहीं था, आज हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स. इसको कहा जाता है, जो आंसर है ना, इसको कहते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन. APPROPRIATION, यहाँ जाना नहीं चाहिए, दिस इज द अमाउंट कॉलम. अप्रोप्रिएशन स्टूडेंट्स, अप्रोप्रिएशन आपने ना पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी सुना होगा. अप्रोप्रिएशन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल वर्ड्स में अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या, आपको ये अप्रोप्रिएट करना है, मतलब डिफरेंट लोगों को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज द मीनिंग. तो इतना प्रॉफिट आप बांट सकते हैं, इसको ये, इसका मतलब ये हुआ. ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं लेस अप्रोप्रिएशन. किसको किसको बांटना है वो भी दिया है हमको स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी. लेस appropriations, इसका सिंपल मीनिंग होता है यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर प्रॉफिट. तो देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना यहाँ दिया है. कुछ जनरल रिजर्व में भेजना है आपको आपका प्रॉफिट, और कुछ आपको एज अ इक्विटी डिविडेंड देना है स्टूडेंट्स, तो वो लिखा है वहाँ पे स्टूडेंट्स. ठीक है, बट स्टूडेंट्स अभी क्या ये ओल्ड क्वेश्चन है ना, तो इसमें चलेगा प्रपोज डिविडेंड लिखा है. अब डिविडेंड प्रपोज P&L में नहीं आता. सो व्हाट आई विल डू, वहाँ पे क्या लिखा था, जनरल रिजर्व
वहाँ पे टर्म प्रपोज डिविडेंड इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, बट स्टूडेंट्स फ्रॉम 2015-16 फाइनेंशियल ईयर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 में अब ऐसा है रूल कि डिविडेंड आप प्रपोज करोगे ना तो आप पीएनएल में नहीं लिख सकते, ओके। बट ये क्वेश्चन में दिया है पीएनएल में, इसके लिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, बट स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली गलत है वो, बट क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, सो आई एम डूइंग दैट 7,500 एंड 30,000, तो सेम थिंग 7,500 एंड 30,000, 7,500 and 30,000, so total will be how much? 37,500, ठीक है। सो फाइनल आंसर को हम लोग कहते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट आपके पास बच गया, इतना अवेलेबल था फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर अप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसमें से इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, तो बाकी जो बचेगा दैट विल बी रिटेन, मतलब आपने वो अपने पास कंपनी ने रखा है। सो फाइनल आंसर इज 3,550, दिस इज योर रिटेन प्रॉफिट। इतने 41,050 was available for distribution, out of that this much you distributed, तो बाकी जो बचा वो आपने अपने पास रखा है कंपनी ने, 3,550, दैट इज रिटेन प्रॉफिट, ये फाइनल आंसर है, ओके स्टूडेंट्स। इन आई रिपीट 2015-16 से प्रपोज डिविडेंड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल स्टेटमेंट, बट ये क्वेश्चन में दिया था इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया, मुझे नहीं लगता आपको एग्जाम में अब प्रपोज डिविडेंड पीएनएल में देना चाहिए, ओके। तो 2015-16 से बंद हो गया। अब व्हाट हैपेंस इफ देयर इज प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज का मतलब स्टूडेंट सिंपल मीनिंग होता है डिक्लेयर करना, प्रॉमिस करना। कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड, आपने सीखा होगा ये 12th में OCSP में पढ़ा होगा ना, प्रपोज डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया स्टूडेंट्स, ओके। डिक्लेयर इज अ प्रॉमिस, फिर वो डिक्लेयर होने के बाद जनरल मीटिंग में अप्रूव होने के बाद 45 डेज के अंदर कंपनी को पे करना पड़ता है वो। सो प्रपोज इज जस्ट अ प्रॉमिस। अभी 2015-16 से कहा जाता है कि इट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज अ नोट। नोट मतलब पीएनएल में मत लिखो, जस्ट ऐसा नोट लिखो प्रपोज डिविडेंड 30,000 और पीएनएल में नहीं लिखने का। बट हियर इन दिस केस क्वेश्चन में दिया है, इसके लिए मैंने आपके सॉल्यूशन में लिखा है, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर 3,550। हाँ, वहाँ पे आंसर देखो 50 रुपीज़ का फर्क आएगा, मैंने डिफरेंस बता क्यों 50 रुपीज़ का, यहाँ पे इन्होंने टोटल में गड़बड़ किया था क्वेश्चन में, इसके लिए, ओके। हमारा आंसर मैच हो रहा है स्टूडेंट्स, नो नीड टू वरी। सो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्स माइनस COGS हो चुका है, हमको उन्होंने डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 3 होते हैं, एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस। तो एडमिन था वो मैंने सब रिकॉर्ड किया, बट देयर वाज नो सेलिंग, देयर वाज नो फाइनेंस। सो GP माइनस फिर मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस किया, तो आई गॉट दिस आंसर, ठीक है। फिर लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन इश्यूड बाय द कंपनी स्टूडेंट्स, उसका इंटरेस्ट लिखा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। स्टूडेंट्स हमेशा नेट से समझ जाना कि आपको कुछ माइनस करना है, तो पहले नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखो, जो आपका नॉन कोर एक्टिविटी है, आपके बिजनेस से ये इनकम नहीं हो रहा है, किसी और वजह से आपको रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, सो दीज आर ऑल नॉन कोर एक्टिविटीज, वो लिखो। ऐसी अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे लास्ट टाइम था लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वो मैंने माइनस किया, ओके। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टुडे वी स्टार्टेड विद दिस प्रॉफिट बैलेंस, हमने ये ऐड किया। ये ऐड कहाँ से किया सुन, देखो ये 12,500 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, इसको ओपनिंग बैलेंस हम कह सकते हैं। ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है ना, तो ये मैंने ओपनिंग बैलेंस ऐड किया है स्टूडेंट्स, ये ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। सो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन मतलब इतना प्रॉफिट आप चाहें तो बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट आपने कितना बांटा, सिर्फ इतना, तो माइनस करो यहाँ पे 4150 माइनस, सो बैलेंस प्रॉफिट इज रिटेन्ड बाय द कंपनी, ओके। दिस वाज द एंटायर सॉल्यूशन। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, नेक्स्ट यहाँ पे था एंड थर्ड यहाँ पे था, ओके।